हैं जो पहले से तय हैं, तो अक्षमा प्रार्थी हैं हम, क्योंकि तुरंत ये प्रोग्राम बन पाया इनका। पुनीत जी से जब बात हुई तो इनके बाद जो अगला विषय है भाई देवेंद्र जी लेंगे, उससे पहले हमारे बीच में एक साथी जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, मैं निवेदन करूंगा भाई करमू जी से कि वो एक बार खड़े होंगे। अभी एक इंसिडेंट आपने वो सोफे वहाँ बैठ, अभी आपने एक इंसिडेंट भाई का देखा होगा, जो कर्ज मुक्ति वाला अभियान जनता सरकार मोर्चा का चला हुआ है। उसी विचार को भाई ने बड़ी आत्मीयता से ग्रहण करते हुए और जन जन की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए जब इनके पास कोई सूचना पहुंची तो इन्होंने रात के 12 बजे तुरंत अपने धर्म को मानते हुए, कोई भय शासन का प्रशासन का मर्यादा में रहते हुए, उस परिवार को इन्होंने जनता सरकार मोर्चा के साथियों के बल पर और अपने धर्म को निभाया। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और तुरंत किसी भी तरह की यदि इनके ऊपर आंच आती है तो हम इस पूरे परिवार की तरफ से इनको आश्वस्त करते हैं कि जन जन की इस लड़ाई में जब आपने स्वयं को आहूत किया है तो हमारा भी ये फर्ज है, ये जो कर्ज मुक्ति अभियान है, आप जैसे योद्धाओं का, आप जैसे साथियों का हम प्राणपण से, अपने तन मन से, धन से आपकी सुरक्षा हमारी गारंटी है। तो आप संक्षिप्त समय में आपने आगे जाना था, तो भाई हमारे बीच में आया है, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि थोड़े शब्दों में उस पूरे इंसिडेंट को आपके बीच में रखेंगे। भाई करमू जी। धन्यवाद। जनता सरकार मोर्चा टूटे टूटे नहीं तेज आने दो। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। सबसे पहले तो जनता सरकार मोर्चा का दिल की गहराई थे, दिल का चूहा में तो गठड़ी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि काम करने के तरीके अलग अलग हो उसके हैं, हम पत्रकारिता के माध्यम तो कर रहे हैं, और जड़ा भी मौका बैठे है, जड़ा भी सूत बैठे है, हमने कहा हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। इसके लिए हमारी जान चली जाओ, क्योंकि मैं मेरी माता ने कह के चला, अगर माँ मेरा आखिरी दिन आज, तो जिंदा जमीर की, जिंदा दिल की पत्रकारिता करते वक्त चुनौतियां आना स्वाभाविक है। इन चुनौतियों को हमने अपना विटामिन, टॉनिक, प्रोटीन मान लिया है। और प्रोपोगेंडे भी रचे जा रहे हैं हमारे खिलाफ, प्रोपोगेंडे भी चले भी हैं, चले भी गए, हम तैयार हैं। चतनु नहीं बेबुद्धि के हो भी तैयार नहीं, बेरा ना हो तो बेरा सारा है। तो माध्यम बहाना कुछ भी हो सके। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है, जनता सरकार मोर्चा के जो बौद्धिक कैंप चल रहे हैं, स्वामी जी कितना बारीकी है, आप लोगों ने बताने लग रहे थे स्वामी निरंजन जी, और इतना गहन अध्ययन भाई राजीव दीक्षित की बात हम करें, स्वर्गीय राजीव दीक्षित की, तो उनके संपर्क में जो रहा है या उनकी आइडियोलॉजी में जो चल रहा है, उनकी सर्व जातीय मानव जातीय जो थॉट थी, उसको यदि आप जिंदा भी कर पाए, उसको जीवित रख भी पाए, तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि इतने महान व्यक्ति के लिए हो जाएगी। ये वाला जो मामला है मैंने 2-3 मिनट में आपको बताना, इसलिए बताना जरूरी है ताकि आपने बेरा पट है भाई, मामले चल के रहे। ज्यादा गूंज रही है, मेरा है भी थोड़ा सा स्पीकर पैट रहा है, तो मैं आपको बता दूं। वैसे पीछे आवाज सही सुना है? पीछे सही है मेरे ख्याल से, माइक अच्छा है आपका, मेरा ही माइक में गड़बड़ है। तो जनता सरकार मोर्चा ने एक बात ठहर की थी भाई, कर्ज माफी, लोन की, कर्ज की बात आओगी, बात है नाजायज की। जायज बात में तो शायद मैं भी नुका दूं ना जी ना, जायज बात पे तो टांग रानी गलत, लेकिन नाजायज होगी तो छाती ठोक के, डंक की चोट पे, नर ठहर के, आंख मिला के बात होंगी। माफी नहीं कह देगा जी, अदायगी करेंगे अदायगी
बिल्कुल। चलो इबे बोला रुको जरा सब्र करो, अभी तो मैं कहने वाला था। चलो अद्धा आएगी। कहने का मतलब नू है झूठ फूट लूट आले जो लोग हैं उनका पर्दाफाश करना, रजाई का उछाड़ करना और खाट का बाण उधेड़ना जनता सरकार मोर्चा का काम रहेगा, जिसको हम भी बखूबी कर रहे हैं। इस मामले में क्या था, बाता गांव है कैथल का कलायत का बाता गांव में मैं 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे पास फोन आओ, क्योंकि रोज के हमारे पर लगभग 1500 कॉल की एवरेज रहा है। 1500 में तो 5-10 फोन उठाने पावा, वो मुद्दे उठ जाए बहुत डके डोल है। एक मुद्दा उठा तो बहुत सारे लोगों का बेरापट है। इस मुद्दे को उठते कम तो मेरे पूरे भारत से फोन बजे, बोला जी मैं भी दुखी मारा पहले खड़े थे, बोला जी हमारी कोई ताकत कौन था, माओ तारी ताकत भी बना गए। और जनता सरकार मोर्चा की जब बात करूं तो उनको बताऊं हूं तो उनकी भी हौसले हो जाए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे मिले जो गापन मेरे छिड़क जे हैं, मन को आपा ने मुद्दे की हत्या नहीं होने देनी, मुद्दा नहीं मर देना, कुछ ऐसा करना कि भी जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा मोर्चा बने मन बिना राजनीति करे भी राजनीति वाले तो ऊपर हो जा, जरूरत नहीं बिना राजनीति करे भी राजनीति वाला तो ज्यादा विश्वास जनता सरकार मोर्चा पर लोगों का हो जाए, वो काम करके दिखा दे, इतिहास के पन्ने में लिखा जाओ है। सरकार है, जनता ही सरकार है। तो मैं बताया तू, मैं गया, मैंने मुद्दा उठाया, मेरे पास फोन आया, मेरे को कहा गया कि भाई मेरे पास मेरे गांव का एक भाई ने मेरे को धोखा कर लिया। नू कहा अगर विश्वासघात दो विश्वासघात ना करो, धोखा क्या करे। मखा भाई बोले मैंने कोई 2015-16 में 2 लाख रुपए लिए थे इस गांव का बंदा है, उससे 2 लाख रुपए जब मैंने लिए तो मेरे पास पुगे को नहीं, क्योंकि नून बेचे बेचारा सिंधा नमक, नून बेच बेच के क्या कर्जे पट्टे थे उस पर। हालात का मैं रहा था शमी वाला ने उसकी परिस्थितियां में जुकर भी उसने उसकी आंखें नून जैसे उसके आंख में चोली खेली, उन्होंने कहा तेरे पर कर्जा तो पड़ता नहीं, तू तेरी मकान की रजिस्ट्री मेरा नाम करा दे। आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, ये ऐसी सब बातें हैं जो बहुत आप लोगों में जाओगे तो ये कहने धोखे हो जाओगे आप लोग भाई नूर धोखे में। फिर उसने वो रजिस्ट्री उसके नाम करा ली, वो हालात का भला मरता क्या नहीं करता, उसने उसकी रजिस्ट्री करवा दी उसके नाम। रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर एक टेम हिसाब है, उसने जो 2 लाख रुपए लिए थे नरेंद्र जी, तो उन्हें वो देंदा गया किस्ता में 8,500 रुपये महीना, वो किस्ता का हिसाब लगाओ तो 3,60,000 रुपये उसके चले गए, जो 2 लाख मूल था। अपनी तरफ से उन्होंने बेचने वाला सही है, उन्हें तो दे दिए किस्ता का हिसाब थे, लेकिन फिर भी उसका भरा नहीं। उसने कहा बोला भाई इसकी रजिस्ट्री मेरा नाम करा दी। कराने के बाद फिर उसने बैंक के लिए सेटिंग करी, जब तक मेरा विचार है बैंक के लिए सेटिंग करी, बोले मैं जब खुद इसका मकान तो इन्हें बाहर काटूंगा तो गांव में होगी बदनामी, तो बैंक को मोहरा बनाया गया, बैंक के माध्यम से उसके मकान के ताले ठोके गए, पर्चा लगवाया गया, और यह कहानी धीरे धीरे मेरे भी समझ मानती चलेगी। भाई ऐसा क्या है मामला जी, जनता सरकार मोर्चा के जो पदाधिकारी थे उनने उस तनु को हैरत बैंक तक कुछ नहीं देना, जनता सरकार मोर्चा संभालेगा। तो दूसरा पक्ष जिस पर धोखेबाजी का आरोप है वो नाट गया, बोला मना कौन चाहिए किसी का साथ, हमने तो बैंक के पीछे देने। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब दाल में काला है, यानी कि वो बैंक के साथ मिल रहा है कितने कितने, फिर तो यानी वो चाहो बैंक गल भाई मेरा लोन के आधे पीछे इस पर दवा दूंगा मैं तुमने, और आधे पीछे में पूरी सेटलमेंट है, यानी कि उस दूसरा पक्ष का तो कुछ नहीं लगा जिन्हें धोखा दे गया, उस पर 3,60,000 रुपये पहले भी ले गया, अब लोन के भी आधे पीछे चेपे है। तो उस मामले में जब मैंने मेरी एक थ्योरी है, मैं ना पक्ष का ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष चला करूं, तो मैंने कहा माँ भाई मैं दिल्ली हूं, मेरे तरफ फोन आए उनके दूसरा पक्ष के, बोला जी एक की सुन के आप तो मैं तेरी फोन पे भी सुन ली थी भाई, फोन की उसकी लाइव में चली थी, मैं दूसरा पक्ष को मैं दिल्ली तक सुनूंगा। उनके फोन आए जी, मैंने फोन अटेंड करे साहिल भाई, फोन अटेंड करने के बावजूद भी उन्होंने यू आरोप लगा कर मुंह तो पक्षपात कर गया, बाइस्ट हो गया, इसने मतलब धोखाड़ी पत्रकारिता कर दी। मना भाई मैं तो खुद फोन अटेंड करने लग रहा हूं, मैं कहूँ था दिल्ली हूं, चलो मनु को ना मैं तो एक ही सुना करूं, मैं आने लग रहा, कल का ही वाक्य है, मैं गया खुद मैंने 5:29 पे फोन कराया, मैं आने लग रहा हूं, और उनने वह धोखेबाजी तो मेरा नहीं जस्टिफाई होगी कराया कि नहीं कराया, एक धोखा उन्होंने मेरे गल कराया, उन्होंने 30 लोगों की फील्डिंग लगा रखी थी। तो मैं गया जैसे ही तो गाड़ी पे उसने 2 हथड़ मारी, जैसे लगाई 2 हथड़ मारा है, तो 2 हथड़ मार के और मेरी पकड़ी पे उसने एक हमला कराया, नू दिखाने भी मैंने तेरी पकड़ी घेर दी।
तो मेरे लिए उचित ये था, मैं तो तैयारी में था, मैं तो अपने हिसाब से निश्चल गया था। तो उन 30 लोगों की तैयारी करके लट मोगरे ले रहे थे, मेरे ऊपर हमला कर दिया। बोला तेरी हिम्मत, तुम्हारा काम मैं पत्रकारिता करेगा, यानी कि वो लोग कहना चाहोगा तेरी हिम्मत तू न्याय की बात करेगा, तेरी हिम्मत तू लोगों ने जगाओगा, तेरी हिम्मत अब हम गलत करेंगे तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। तो इनडायरेक्ट रूप तो उसने ये इस ढंग से घर की पंचायत बना ली, एक सांपा की पंचायत, जीपा की लपर लपर। तो एक किसी पंचायत मैंने कल देखी, तो एक तरफा पंचायत स्वामी जी ने बना रखी थी, और उस पंचायत में उन्होंने दबिश बना के मेरे के लिए एक वीडियो बनाई। भाई मेरे से जो यह वीडियो बनी नहीं, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि एक तरफा पंचायत थी, तो सारा काम तो था नहीं। एक वीडियो उसे दूसरा पार्ट में उन्होंने माफी मांगी मेरे पे भी, भाई तेरे पे पगड़ी पे हाथ मारा नहीं, इसके लिए माफी मांगा। तो उसके बाद जो ताजा अपडेट है वो यह है, अब भी मेरे खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज होने लग रहा है IT एक्ट के तहत। अब उसको आप लोग थोड़ा, आपकी लीगल सेल है जो, उसको समझो कौन सा तरीका है। लेकिन मैंने उन तो एक बात कही है, मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, क्योंकि यह जब पगड़ी है नहीं, यो कफन भी है मेरा। जब मैं मर जाऊंगा तो यह पगड़ी मैंने घर के अधिकार की, यह पगड़ी मेरे ऊपर को, मेरी लाश के ऊपर को यह गिरती हो, ये मेरा कफन भी है, मन तो कह रखा है। तो आप लोगों से मैं इस पूरे मामला लगभग आपके समझ में भी आ लिया होगा। इन एक धोखेबाजी का सबूत कल दे दिया। मैं गया तो मेरे को तो पता नहीं था धोखा कराया कि नहीं कराया, आप बताओ भाई। यदि मैं उसका पक्ष सुनने जा रहा हूं, उनने मेरे पर हमला कराया, उन्हें ठीक कराया गलत कराया, ये तो व्यवहारिक बात है। मैंने भी नहीं कहता भाई तम मैंने को ठीक कौन का चक्कर नहीं, ठीक क्या का चक्कर है, ठीक क्या पर चलो, तो ठीक कराया गलत कराया कि नहीं होना भाई। तो यह चीज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, ताकि कल एक और भाई, मेरी बात नहीं कर रहा, जो पीड़ित लोग हैं, मैं तो उखड़ में सिर दे रहा हूं, मैं तो कह दिया मुसड़ा तो मैं डरता नहीं, हम तो कहने लग रहे हैं भाई हमने कोई डरेगा नहीं। तो आप लोगों की जानकारी में लाना मेरा फर्ज है, मेरा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। अब आप लोग इस बारे में एक बार मैं तो एक उम्मीद निवेदन ये है कि एक पंचायत करी जावे, ना अपने को जाति पाति के ऊपर मामला है कोई, ना पार्टी का, ना जाति पार्टी धर्म संप्रदाय, कोई मामला नहीं। बात है मानवता, जात की, मानवता धर्म की। तो उसमें एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसमें आप लोग उसमें मदद मांगने में आप लोगों से आया हूं, उसमें साथ दो, मानवता की मदद करो। एक बार आप हाथ खड़े करके बता दो मैंने। चलो जी, तो डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, सारा प्रकरण आप तक पहुंच लिया। देखो भारत की हुंकार है, आपन है आज 10वीं ट्रेनिंग में बैठे ने 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल, या ये कह लो कि पिछले सितंबर में आपने पहली ट्रेनिंग करी थी, तो ये बाल सितंबर आने वाला है, 16 सितंबर को हमारे पूरा 1 साल हो जाएगा ट्रेनिंग चलते हुए। उस ट्रेनिंग में अगर आपने नोटिस करा हो तो हमारी एक कॉल रहती है कि हम तो सरकार गेल पंगे लेने फिरा, हम तो टोवा सरकार हमने छेड़ दे। इब वो करमू भाई की इसने फस्टान की आदत है, यू आ गया, इब इन्होंने कहा मेरे ऊपर मुकदमा हो, हम तो चाह मुकदमा हुआ है। देखो, लोन के सिलसिले में अगर इसने ताड़ा तोड़ा है लोन वाले मुद्दे पे बैंक के खिलाफ, तो जनता सरकार मोर्चा 24 आवर 365 दिन 100% आपके साथ है, इसका आश्वासन हम लोग आपको देते हैं। अगर रोड़ा होया है, अगर वह कह रहे हैं कि यू भाईचारे या सामाजिक तरीके से, तो भाई पंचायत होएगी सामाजिक तरीके से भी, न्यायिक तरीके से भी, वैधानिक तरीके से भी, जिस भी तरीके से अपने भाई के साथ खड़ा होने का, और जो सच की लड़ाई में साथ देने की बारी आएगी तो जनता सरकार मोर्चा सच के साथ है, इस तक कोई दो राय नहीं हो सकती। ना स्टेज पे अलग बोला, ना समाज में अलग बोला। अगर गलती करी होगी कर्मू ने तो कर्मू ने बतावांगे, अगर इसकी गलती नहीं होगी तो आपा छोरे पर आंच नहीं आन देवा, चाहे कुछ हो जाए भाई। जनता सरकार मोर्चा का एक आदमी मिल लगा, मतलब वो बेरा लग गया, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत अगर करने की बारी कर्मू का, अगर ये डिमांड है कि पंचायत होएगी तो पंचायत होएगी, बात खत्म।
आप वहां बैठ करके चर्चा हो जाएगी, उसमें कोरोड़ा को नहीं। आप गेल हाँ 100% गेल हाँ, आखिरी टाइम तो ही गेल हैं, इतना फैसला नहीं होता, इसलिए टेंशन खत्म होगी। इतनी टेंशन खत्म, मारी चालू। ठीक, आपको देख लेंगे, जब करना हो जब बता दियो टाइम। एक निवेदन कर रहा हूँ, आप ये आप कह रहे हो ना, यदि मैंने को सारा मामला सबकी जानकारी में, सारी लाइव वीडियो है, यदि लेकिन किंतु परंतु ही बटवाए गागेगी का चक्रे नहीं, ना, स्पष्ट है बिल्कुल। वो उस मसले पे तो कति सो लेकिन जो कल होया या जो और बात जो कर्मों ने बताई, अभी तो एक ही पक्ष आया ना भाई। हाँ। एक पक्ष की बात सुन करके कुछ भी बोल देना मेरे ख्याल से सामाजिक बात नहीं है। हम जब पंचायत की बात आएगी तो पक्ष दूसरा भी सुना जाएगा ना। इसमें मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी लड़ाई बाद में लड़ियो, पहले उसकी लड़ लियो। हाँ, मैं तो मेरी लड़ाई खतर तो आएगा नहीं, मैं तो उसकी बात करूँ जिसके लिए बैंक के थ्रू पंगा, मैं मेरी लड़ाई लड़ लूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लिए बैंक के साथ मिलकर जिस आदमी ने उसके लिए पंगा लिया, उसको गुमराह करे, उसको धोखा दिया, मैं मेरी लड़ाई खातर को नहीं आ रहा, मैं उसकी लड़ाई खातर आ रहा हूँ। बैंक वाला तो रोए को नहीं, बैंक वाला तो अपना देखो, वो अपने आप को नहीं कह रहे, मैं धोखेबाज को नहीं। जो जब तक कोई व्यक्ति, देखो बात क्या है, कहीं भी चले जाएंगे अगर हम, बैंक ने अगर उस घर के ऊपर बैंक ने ताला लगाया है, एक आदमी ने ताला लाया, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं ना भाई। बैंक ताला लगा रहा है, आपा खड़े हां, भाईचारे का रोड़ा तो भाईचारे में निमटेगा ना। और बात रही धोखे की सच्चाई की, तो भाई हम कोई नहीं है यहां खड़े होकर के फैसला देने वाले, वो तो दोनों भाइयों की दोनों तरफ की बात सुन के ही तय हो पाएगा, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। और एक ही फाइनल लाइन है, या ये पहली लाइन है कि सच के साथ जनता सरकार मोर्चा है, वो कोई सा भी होगा उसकी गेल आप खड़े रवांगे। मारा भाई भी अगर गलत होगा तो हम अपने भाई ने कहेंगे भाई गलत आदमी को सजा मिलनी चाहिए और सच्चे आदमी के साथ में न्याय होना चाहिए। न्याय की गेल जनता सरकार मोर्चा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी किसी की। वहां के लिए आप आखिर तक लड़ांगे, उसकी टेंशन छोड़ दो। मैं एक चीज और कहूंगा, मैं खुद कहूं, मैं तो खुद कहूं ठीक कौन नहीं ठीक क्या की बात होगी। जब मैं गलत हूं तो आप लोग मेरे खिलाफ भी जाए, मन तो कहे है, मैं तो खुद कहूं जब मैं गलत पाऊं तो आप एक बार आओगे नहीं, उड़ जाएगा, देखोगे सारी परिस्थिति तो अवगत हो जो, क्योंकि बैंक अकेला को नहीं ना, बैंक अपने मोरे तैयार करे, गुर्गे तैयार करे, तो वो गुर्गे भी उसके बैंक। देखो बैंक कैसे काम करता है इस पर मेरे ख्याल से जनता सरकार मोर्चा वाले साथी आते तो ज्यादा कौन सा जानेगा, प्रैक्टिकल है ना। आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आपको स्पष्टीकरण देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कर्मो भाई कति 24 घंटे आपके साथ हैं, कति टेंशन है कोई नहीं। हाँ बयानी जा बयानी कोई बात नहीं। अगर इस मसले को आप पूरा समझिए, कोई बात नहीं, कर्मो भाई को निकलना है तो अपना साथ में, कोई दिक्कत नहीं कर्मो भाई। असली बात यह है, अब आप बैंक वाले मसले नए समझ लो, कौन से नए साथी हैं जिनको बैंक का पूरा मसला अभी समझना है, बैंकिंग वाला मसला। और जो पुराने साथी हैं वो भी एक बार रिवीजन ले लो एक बार पूरी, जो किसी का कुछ रह गई हो तो वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो आपके साथ बैठने उठने रहने खाने पीने रिश्तेदार दोस्त सबके साथ होने वाला है या हो रहा है, इसलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम लोग लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि अगली जो लड़ाई होगी वो ज्ञान की होगी। यह युद्ध ज्ञान युद्ध है। और जिस प्रकार से अभी अभी गुरुजी ने आपको बताया कि भाई साहब कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए हरियाणा को ही क्यों चुना, वो वही है कि यहां की जो गायें हैं उसके जो दूध से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो पराक्रम है, उनका जो कौशल है, उनकी जो बुद्धि है, असल में गुरुजी यही कहना चाह रहे थे कि उन्होंने एक स्पष्ट रूप में आपको बता दिया था कि हमारी हरियाणवी गाय का कोई मुकाबला नहीं है। वो जवाब उन्होंने दे दिया था, उसका एक अलग है। क्योंकि
कुछ गायें जो आपने अगर वैद्य जी की अगर वीडियो सुनी होगी, पुराने वाली नहीं सुनी होगी, तो आप मेरे को बताना। वो ओपन नहीं डाली हुई है, सिर्फ अपने साथियों को ही हम लोग भेजते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सी गायों का जिक्र किया हुआ है कि कौन सी गाय का दूध से बुद्धि प्रबल होती है, किस गाय से फुर्तीला बच्चा होगा, किस गाय के दूध से बलवान बलिष्ठ बच्चा होगा। यानी जैसा वहां का वातावरण है, वैसी वनस्पति है, वैसी ही गाय है, वैसा ही प्रभाव उसके दूध का है। दूसरी वनस्पतियों के साथ भी यही है। तो वो सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी बात के ऊपर हम लोग यहां आ रहे थे। तो जब गुरुजी अपनी बात कह रहे थे तो मैं बहुत सी चीजों को अपना जनता सरकार मोर्चा की लड़ाई के साथ, अपनी इस यात्रा के साथ जोड़ करके देख रहा था। अब ये गाय का प्रभाव है या इनके ज्ञान का प्रभाव है, ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक के आयोजनों में जितने भी आयोजन हमने किए हैं, हमारे परिवारों में भी अगर कोई आयोजन होता है ना, तो भी हम लोगों को यह खतरा पड़ा रहता है, कदे मोबाइल खो जाए, कदे चार्जर खो जाए, कदे मेरा बटुआ खो जाए, कदे कुछ खो जाए। आप लोग यहां गवाह हैं। आज 10 ट्रेनिंग्स हम कर चुके हैं। हमारे किसी बैग के ऊपर, किसी कमरे के ऊपर, किसी सामान के ऊपर कभी कोई ताला नहीं लगा और आज तक किसी का 1 रुपया भी गुम नहीं हुआ। यह हमारे इसकी सत्यता का प्रमाण है। दूसरी बड़ी बात, हमारी ट्रेनिंग में मोबाइल गुम हुआ था 10 से 16 वाली में, सेकंड लेवल की में 1 हफ्ते में ही मिल गया था। वापस आ गया था, वो वापस पहुंच गया अगला मालिक के पास। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी निश्चिंतता के साथ केवल यहीं आ सकता है कोई व्यक्ति। 7 दिन जब हमने ट्रेनिंग करी तो 7 दिन में हमारे साथियों ने 7 के 7 दिन मोबाइल के हाथ ही नहीं लाया। न्यू नहीं देखा घर में क्या हो रहा, बिजनेस में क्या हो रहा, ना भाई, यहां का जो वातावरण है वो अलग ही है। और वो आप और देख भी रहे हैं इन साथियों का, वो आप समझ भी सकते हैं कि 3 दिन से ये लोग यहाँ पर हैं, बिना थके, बिना रुके, और इस तरीके से एक दूसरे की बात को समझते हुए, सुनते हुए, एक दूसरे से ऊर्जा लेते हुए, एक दूसरे से समझ और साथ के लेते हुए। अब इस साथ को अगर आगे बढ़ाना है तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस लेवल पर जागृत नहीं हैं। हम लोग जो चले हैं घर से, हमारा ये उद्देश्य है कि कोई, जैसे कई लोग मुझे कहते हैं तेरा फायदा उठा देगा, फलाना आदमी तेरा फायदा उठा रहा है, तो मैं उसे बोलता हूं मैंने तो कहा है कि मेरा फायदा उठा लो, जो मेरे पास है उन्हें ले लो। क्योंकि मुझे यह मालूम है कि जो मेरे पास है, यदि आप वो मेरे से लोगे तो मेरा तो बढ़ेगा, वो तो मेरे से जितना आप लोगे मेरा वो बढ़ेगा ही। मेरे पास इसे कुछ है ही नहीं कि जो मैं दूंगा तो घटेगा। तो इसलिए आप मेरा फायदा, अगर आप मेरा फायदा उठाओगे तो मेरा ही फायदा होगा, मुझे इतना पता है। एक ये सवाल मैं आपका बाद में लूंगा सबसे आखिर में, क्योंकि जब हमारी ये वीडियो बंद हो जाएगी, क्योंकि वीडियो उड़ जाएगी अदरवाइज हम कुछ बोलेंगे तो इस टाइप। अभी जो मसला पे आखिर में जो हमने चर्चा करनी है वो उन साथियों के लिए है जो अपनी व्यक्तिगत व्यथा को लेकर के भी आए हैं, या जो अपने किसी जानकार की व्यथा को लेकर आए हैं, या फिर वो उसको समझना चाहते हैं। जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको जनता सरकार मोर्चा ने प्रमुखता से उठाया है, वो है कर्ज मुक्ति अभियान का। सबसे पहली बात, आप में से कोई भी साथी कर्ज माफी नहीं बोलेगा। माफी का मतलब है कि मेरे से गलती हो गई है कर्जा लेकर के और मैं माफी मांगता हूं, मेरा कर्ज माफ कर दो क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं। ये लाइन काटो, हम माफी नहीं चाहते, हम अदायगी करेंगे, कानून के हिसाब से करेंगे, 1-1 रुपया देंगे जो हिसाब में बनता है। पहली बात। अब 2 तरीके हैं, हमको अपने जीवन में नियम कानून के हिसाब से चलना चाहिए या किसी के बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। कानून को एक बात समझ लीजिएगा, कानून वो नहीं होता जो सरकारें बनाती हैं। कानून का मतलब प्राकृतिक कानून, नेचुरल जस्टिस। क्योंकि कोई भी कानून जो नेचुरल जस्टिस को डिनाई करता है वो कानून नहीं होता, वो गुलामी का एक नियम है, वो कानून नहीं है। वो दिख रहा है कानून आपको,
तो इचरे नेचुरल जस्टिस, और फिर दूसरा भारत के अंदर अगर हम चलेंगे तो हमारे बनाए हुए कानून, यानी सरकारों के बनाए हुए कानून के हिसाब से हम चलेंगे। फिलहाल तक हम वहां तक जाते हैं। लेकिन यदि सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है जो कुदरती नियम के खिलाफ है, तो हम 100% उसके खिलाफ खड़ा होंगे। कोई ताकत उसको हमको रोक नहीं सकती भाई, हम तो खड़े होंगे। हमने नहीं मानना मतलब नहीं मानना, अगर गलत है तो गलत का तो विरोध करना हमारा पहला परम कर्तव्य है। हम ये मान के चले हुए हैं जो जनता सरकार मोर्चा वाले। अब कानून को समझिए आप। जो साथी यहां आए हुए हैं जनता सरकार मोर्चा के परिवार में शामिल हो गए हैं और जिनकी आज पहली ट्रेनिंग है, उन्होंने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर। मैसेज में क्या लिखना है कि मैं अभी जींद की 3 दिन की ट्रेनिंग में मौजूद हूं। अभी था नहीं, हूं, अभी तो हो ना आप। तो जब आप यहां से ब्रेक लेंगे तो मुझे आपने मैसेज करना है, तो मैं आपको अपने उस ग्रुप में जोड़ लूंगा जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उस ग्रुप में जुड़, आपके पास सबके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ही करना है। अपना नाम भेजेंगे, अपना जिला भेजेंगे, अपना स्टेट भेजेंगे और मुझे बताएंगे कि हम जींद की ट्रेनिंग में मौजूद हैं। जो साथी अपनी इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, उसका यदि कर्जे से रिलेटेड कोई इशू है, कितना ही बड़ा लोन है, किसी भी तरह का लोन है, किसी भी बैंक से, किसी भी संस्था से है, आपने मुझे केवल 2 दस्तावेज भेजने हैं। एक लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और एक बैंक का नोटिस। यदि बैंक का नोटिस नहीं आया हुआ तो केवल लोन अकाउंट की स्टेटमेंट। अपना परिचय भेजने के बाद भेज दोगे, भेज दोगे तो उसके बाद का काम हमारा। तो हमारे को यह बताने की जरूरत नहीं मैंने जितना कर्जा लिया था मैंने इतना दे दिया, बैंक वाले न्यू कह रहे, वो कह रहे, इतना रह रहा, भी इतना बना दिया, 5 लाख था 10 लाख बना दिया, 15 लाख था 30 लाख बना दिया। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, जितना बैंक ने बना दिया जनता सरकार मोर्चा देवेगा, बात खत्म। ठीक है, समझ गए? हम देंगे, आपने कुछ नहीं करना, चाहे कितना ही बना दिया हो। तो इसलिए आपकी वह टेंशन तो खत्म होगी। अब तो समाज के लिए लग सको, सबसे बड़ी टेंशन खत्म। उसके बाद अब समाज के लिए चालू हो जाओ। लेकिन जब आप समाज के लिए चलोगे, पहली इस टेंशन से मुक्ति के बाद आपके पास बैंक वाले आएंगे। बैंक वाले 2 बार ज्यादा से ज्यादा आपके पास फोन आएगा और 2 बार ही ज्यादा से ज्यादा आपके घर आएंगे। अभी तक आप में से किस किस ने आवेदन लगाया है जीएसएम का? जिसने लगाया है करीब करीब 10-12 लोग हैं, जिन्होंने 15 लोग हैं जिन्होंने आवेदन लगाया है। कोई ऐसा साथी है आप में से जो आवेदन लगाने के से पहले जिसके पास 10-20 कॉल रोज की आती हो या परेशान करते हो बैंक वाले? कोई ऐसा है आवेदन लगाने से पहले जिन्हें परेशान करते हो, जीना मुश्किल कर रखे हो बैंक वालों ने? हैं 7-8 लोग। ऐसा है कोई जिसने आज भी करे हैं आवेदन लगाने के बाद भी फोन करे हैं? 2 जने हैं जैसे आवेदन लगाने के बाद। इनने क्यों करें पता है? क्योंकि इन्हें बोलना नहीं आंदा। यही बात है कि तुम्हें समझना नहीं आंदा। अब आप देखो, खत्म हो गया। पहले रोज के 10-10, 20-20 कॉल आया करते, आवेदन लगाया, आवेदन पहुंचते ही अगले दिन सिट्टी पिट्टी गुम बैंक की। लेकिन अब बैंक रास्ते ढूंढ रहा है और बैंक कोई लूप होल ढूंढ रहा है कि इनके बताए हुए कागज का कोई लूप होल देखें तो ऊल जलूल कुछ भी नोटिस भेजे जाएंगे और गुंडागर्दी करेंगे। अब अगला स्टेप गुंडागर्दी, सरफेसी एक्ट के तहत गुंडागर्दी। क्या गुंडागर्दी होगी? डीसी को परमिशन दे दी, सरफेसी एक्ट के तहत उसको पावर दे दी कि तुम किसी का भी जमीन कब्जा कर सकते हो यदि उसका जवाब सही नजर ना आए तो, डीसी को गलत लगे। अब डीसी क्या करेगा? आपके नाम का नोटिस निकालेगा वहां से, उसकी रजिस्ट्री भी दिखाएगा, लेकिन वो चिट्ठी आपके घर भेजेगा नहीं। चिट्ठी आई नहीं तो आपको पता नहीं है कि डीसी ने आपको नोटिस देकर बुला रखा है। फिर दूसरी निकालेगा,
2 नोटिस के बाद भी अगर आप डीसी से मिलने नहीं जाओगे या उसको रिप्लाई नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे लिखित में, तो डीसी ऑर्डर निकाल देगा 2 महीने के बाद कि इसकी जमीन की कुर्की कर दो लोन के मुकाबले में। ये उसको परमिशन, उसको जो पावर दी गई है इसलिए दी गई है कि आपकी जमीनें हथियानी है, यही पर्पज है इस लोन वाली पूरी प्रक्रिया का। अब डीसी की चिट्ठी आपके पास आई नहीं है और डीसी ने ऑर्डर निकाल दिया है, तो अब गुंडागर्दी पे उतर गई सरकार। तो अब अपना क्या फर्ज बनता है कि अब खड़ा होना पड़ेगा भाई, या तो हमने गलती कर रखी है तो हम कसूरवार हैं, लेकिन अगर गलती सरकार ने करी है, अगर फ्रॉड बैंक ने किया है, अगर सरकार ने हमारे देश के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, तो फिर देश का आदमी नजर नीची नहीं करेगा, फिर हम खड़े होंगे छाती ठोक के। गलत के साथ खड़े होने की तो हिम्मत किसी की नहीं होती ना। या तो साबित कर दे सरकार कि लेने वाला कसूरवार है, या फिर हम साबित करेंगे कि तुम कसूरवार हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो, हम सरेआम साबित करेंगे। मीडिया आपके साथ नहीं आने वाला, अखबार आपके खिलाफ बोलेंगे, सारा तंत्र आपके खिलाफ बोलेगा, सारा विपक्ष आपके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि विपक्ष को भी पोषण वही ताकतें दे रही हैं बैंकिंग वाली। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, केवल आप लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हो। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है, अपने पड़ोस के 10 से 20 परिवार ऐसे तैयार कर लो, या ऐसे 10 मिनट के दायरे में कि हमारे साथ अगर कुछ भी होने लगे तो मैं एक फोन करूं, खटाक से आ जाओ। 20 एक लोग इतने, आधा घंटा 2 घंटा थाम लो, इतने तो जैसे हमारे आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो इमीडिएट में अपने पड़ोस, और उसके बाद बाकी। इतने लोग होने के बाद फिर प्रशासन को सुनना ही पड़ता है। अगर 4 लोग होंगे, प्रशासन नहीं सुनेगा, गुंडे भी नहीं सुनेंगे, वो फटाफट आपके घर का सामान ला देंगे, आपके घर के ताला ठोकेंगे, नोटिस चिपकाएंगे, भाग जाएंगे। वो बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए आपके पास लोग भी होने चाहिए अपने पड़ोस में, और समझ भी होना चाहिए कि बोलना क्या है और असली में झगड़ा क्या है। अब समझिए पूरे झगड़े को, क्योंकि झगड़ा अगर आपको नहीं समझ आया, अगर मसला समझ में नहीं आया तो बात नहीं बनेगी। मसला यह है कि बैंक ने हमको जो भी दिया है, जिस भी चीज को वो लोन कह रहा है, जनता सरकार मोर्चा यह कहता है कि वो फ्रॉड है और वो लोन है ही नहीं। और इस फ्रॉड का तो क्या देंगे वापस। अब इसको साबित करेंगे हम कि ये कैसे फ्रॉड है। रुपए को समझना पड़ेगा आपको। कोई आपको यह कह दे कि मैंने 100 रुपये दिए, तो वो रुपया समझना पड़ेगा कि रुपए का मतलब क्या है। अगर वो नहीं आया समझ में, तो फिर ये मत समझ लेना कि जो मोबाइल में से ट्रांसफर कर दिए, 15 डिजिट लिखा हुआ है और आपने वो हो गए। अभी आपकी जानकारी में कोई नंबरदार है क्या? नंबरदार हो कोई जान? एक बंदा था कल, नंबरदार बैठा था अपनी टीम में, उनको पीछे 9-9 हजार रुपए का एक वाउचर दिया गया था, ₹, मोबाइल के लिए। और अभी सरपंचों को जो ग्रांट दी जा रही है वो भी वाउचर्स में दी जा रही है, ई वाउचर्स में। उनको पैसा देना बंद कर दिया है सरकार ने। आपने जो बैंकों में पैसा जमा कराया हुआ है उसको भी बंद कर दिया है देना। सरकार प्रमोट कर रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, ऑनलाइन करो, क्योंकि सरकार को मालूम है कि तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई है कि तुमने जितना भी ये पेपर करेंसी मार्केट में चला रखा है ये सारा फर्जी है, फर्जी कागज का टुकड़ा। ये कैसे फर्जी है, इसको समझने के लिए मेरे 2 सवालों का जवाब आप देंगे और फिर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह समझाऊंगा। पहला सवाल, मान लीजिए मेरे दादा ने पूरा दिन मेहनत करी और कोई काम किया, वही काम अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मेरी ऊर्जा उससे कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? अगर वही काम मैं कर रहा हूं तो ऊर्जा उतनी लगेगी, उसका मोल भी लगभग उसी तरह से बराबर होना चाहिए। अगर मेरे दादा को काम करने की कीमत कुछ मिलती थी
और मुझे भी सरकार कह रही है कि तुमको भी वही कीमत मिलेगी, तो वो दोनों कीमतें बराबर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं 100 रुपए मेरे दादाजी को मिलते थे, 100 रुपए ही मुझे मिलेंगे, तो हमारी कीमत बराबर होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मेरे दादाजी को 100 रुपए मिलते थे उस काम को करने के, मुझे 500 मिलते हैं, तो मेरे 500 रुपए की परचेजिंग पावर जो मेरे दादाजी को मिलते थे उससे 5 गुना होनी चाहिए। मेरे दादाजी जो 100 रुपए में खरीद सकते थे उससे 5 गुना खरीद पाऊंगा, तभी तो मेरा 100 रुपए की कीमत कैसे कम हो सकती है? ये एक सवाल है जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको सरकारों से पूछना है। हमने आरटीआई डालकर पूछा भी है और सरकार ने बताया भी है, और सरकार ये कहती है कि रुपया कमोडिटी नहीं है, रुपया वस्तु नहीं है, रुपया वस्तु विनिमय का साधन है, रुपया स्टैंडर्ड है, रुपया एक मानक है, और मानक का कभी भी मोल ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मानक उतना ही रहता है। अगर किसी चुनी हुई सरकार ने यह साबित कर दिया या ये कानून बना दिया कि कल से 1 घंटा 60 मिनट का नहीं होगा, 59 मिनट और 59 सेकंड का हो जाएगा, मात्र 1 सेकंड का हेरफेर करने में, 1 घंटे में हेरफेर करने में ही सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ये कह दो कि 1 मीटर जो है वो अब 99.9 सेंटीमीटर में होगा, तो सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाएंगी, सारी जितनी कैलकुलेशंस बनी है आज तक इतिहास में। इसीलिए मानक को कभी छेड़ा नहीं जाता, मानक को कभी भी बदला नहीं जाता, मानक वही रहता है और सदियों सदियों तक वही रहता है और पूरी दुनिया में वही रहता है। यही काम हमारे रुपए का है, वो मानक वही रहेगा, चाहे किसी की सरकार आए, किसी की सरकार ना आए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात रुपए को कानून बनाने वाला आरबीआई एक्ट 1934 कहता है। ये बात आपको याद रखनी है। आरबीआई एक्ट 1934 कहता है, उसकी धारा 25 कहती है कि कोई भी रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि कोई मानक के साथ छेड़छाड़ करेगा तो संज्ञेय अपराध है, यानी कि पैसे की वैल्यू को कोई कम करेगा तो उसको कम करना भी अपराध है, जिसमें 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। और आपने अगर कम कर दिया और कम करने के बाद जिस नोट में आप लेन देन कर रहे हो, यदि वो वैल्यू कम किया हुआ नोट है तो वो नकली माना जाएगा। और नकली नोट को छापना, नकली नोट को रखना और नकली नोट में लेन देन करना संज्ञेय अपराध है। देश की मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करना, ये याद रह जाएगा। ये कानून में अभी भी लिखा हुआ है। आरबीआई एक्ट, जहां पे आरबीआई बना था जब अंग्रेजों ने बनाया, ये मानक अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं है, ये मानक परंपराओं में है, हजारों साल पुराना। लेकिन पहली बार लिखित रूप में मुद्रा का नाम रुपया रखा गया, शेरशाह सूरी ने रखा। और उस शेरशाह सूरी ने जो मानक बनाया था, वही मानक अंग्रेजों ने यूं का यूं अप्लाई कर लिया और बाद में उस मानक को बदल करके लूट चालू करी। वो बदलना क्या था कि 1 रुपया जो था हमारा, वो था 11.664 ग्राम चांदी, और 10 रुपए की बनती थी एक मोहर, और 10 रुपए की एक मोहर बनती थी वो सोने की थी, और सोना कितना था? 11.664 ग्राम ही। समझ गए? 1 तोला जिसको कहते हैं, 10 ग्राम का तोला नहीं होता है। 11.664 ग्राम 664 मिलीग्राम, यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का एक मोहर सोने की और 1 रुपया चांदी का। ये तब की बात है जब चांदी और सोने की वैल्यू का, कीमत का जो डिफरेंस है वो 10 गुना है, यानी 10 चांदी के सिक्के बराबर है 1 सोने की मोहर, यानी 10 तोले बराबर 1 तोला, 10 तोले चांदी का 1 तोला सोने का। ये तब है और ये यही रहेगा, ये तय किया गया। लेकिन कालांतर में हमारे पुरखे
जो कानूनों की भाषा को नहीं समझते थे, जो समझते थे कि लोकल लेवल पे जो हमने नियम बनाए हैं वो उन्हीं को कानून मानते थे। हमारी व्यवस्थाएं ना इस तरीके से थी कि हर सभ्यता का अपना कानून था। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने लोकल कानून मानते थे, लोकल ही न्याय व्यवस्था थी, लोकल ही विनिमय का आपस में लेन देन का भी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंग्रेज क्या कानून बना रहे हैं, वो गौर भी नहीं करते थे। हमारी इस अनजान होने का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने पहली लूट करी जब उन्होंने ये कहा कि एक मोहर अब 15 चांदी के सिक्कों के बराबर हो जाएगी, 15 रुपयों की एक मोहर हो जाएगी। तो सीधा सीधा 1.5 गुना की लूट, मतलब आधी लूट 50% की पहले ही झटके में मार दी उन्होंने। वो मानक आज तक चलता आ रहा है कानून के हिसाब से, समझ गए? यानी कि इस चीज को लिखा उन्होंने पेपर करेंसी एक्ट 1882 में। कहां लिखा? पेपर करेंसी एक्ट 1882, जो आज भी कानूनन वैध है, यानी कि उसको अभी भी रिपील नहीं किया गया है, वो कानून अभी चल रहा है। उसके अनुसार हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। कितना? 777 मिलीग्राम सोना बराबर 1 रुपया। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। अब देखो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, रुपए की वैल्यू को कम नहीं किया जा सकता, तो ये लाइन डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कीमत, ये लाइन ही फ्रॉड है। पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा फ्रॉड बढ़ाया जा रहा। दूसरी लाइन, रुपए की वैल्यू वो स्टैंडर्ड है, वो वही है, आज भी कानून के हिसाब से वही है। तो क्या आपको 1 रुपए के बदले 777 मिलीग्राम सोना मिलता है? नहीं मिलता। अब दूसरी बात, यह सोना किस तरह से रखा जाता था, यह ट्रेंड आपको मालूम होना चाहिए। सरकार क्या करती थी, इस बात को बता करके कि यदि आप सोने और चांदी में ट्रेड करोगे तो कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए। जैसे आपको बैंकों के अंदर पैसा रखने के लिए जबरदस्ती जब करनी थी या आपको प्रेरित करना था, तो इन्होंने आपके गांवों में चोरियां करवाई। मालूम है? कानून का जानकार कोई भी व्यक्ति होगा आप में से, वो जाकर के किसी पुलिस वाले से मिलिएगा या किसी अपराधी से मिलिए, उससे पूछिए। और हम जब रिसर्च में था, जब मैं साइकोलॉजी की, तो मैं उनकी साइको पढ़ने की कोशिश करता था। फिर 2-3 बार मुझे जेल जाने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ, तो वहाँ भी मुझे अंदर बैठे मिलते थे, सभी तरह के अपराधी भी मिलते थे, जिनको गलत फंसाया गया वो भी मिलते थे। और वहाँ मुझे जो सबसे क्रिटिकल और कमाल का जो दिमाग मिलता था वो चोर का मिलता था। चोर क्या कहता है कि सबसे सेफ क्राइम है चोरी, ना तो किसी का जान की नुकसान, माल का नुकसान हो तो फिर कमा लेगा, कोई चक्कर नहीं है। ठीक, अगर मोटा आदमी है तो उसी के पास मिलेगा ना सोना चांदी, मोटा सामान तो उस पर मिलेगा, जिसका ब्योंत होगा ब्योंत आड़ेगा, ले लिया और फिर कमा लेगा। दूसरा नंबर, चोरी को तब तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक चोरी का माल ना बरामद हो जाए, और चोरी का माल तब तक बरामद नहीं हो सकता जब तक पुलिस वालों के साथ चोरों की सेटिंग है। ठीक, तो 4 लाख का माल आया तो उसमें से 2 लाख उस थाने के, 2 लाख अपने, तो थाने वाले कभी भी चोरी का माल बरामद करेंगे ही नहीं, तो चोर को कभी सजा होगी ही नहीं। 2-4 महीने अंदर रहेगा, फिर जमानत पे आ जाएगा, केस पे तारीखों पे जाएगा और आखिर में बरी होकर ही आएगा। 100% गारंटी है, क्योंकि चोरी का माल मिला ही नहीं। तो जितने भी चोर हैं समाज के अंदर, वो सारे के सारे प्रशासन के ही खड़े किए हुए हैं। और वो आपके गांव में यदि कोई प्रोफेशनल चोर है तो वो असल में पुलिस का मुखबिर है, जो पूरी कहानी बताता है, और वो पुलिस का दलाल भी है। वो जब भी कोई गलत काम हो जाए, जैसे कोई झगड़ा हो गया, तो जिसकी गलती है वो उसको अप्रोच करता है। पता है कि तो फंसेगा गलती वाला, तो गलती वाले को बोलेगा अपनी सेटिंग है थाने में, बोल इतने लगेंगे। अब जो बेचारा प्रताड़ित है वो प्रशासन के चक्कर काटता काटता मर जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। और जो मतलब जो असलियत में कसूरवार है, उसकी सेटिंग उसके मुखबिर के जरिए पुलिस थाने में है,
उसका कुछ वैसे नहीं होगा, तो हमको लगेगा व्यवस्था खराब हो चुकी है, समाज में कोई भी साथ नहीं दे रहा, जबकि ये पूरा सिस्टम डिजाइंड है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये चोर प्रशासन ने खड़े किए। कैश तो आज भी लेके जाते होगे ना, आप लेके जाते होगे कैश तो आज भी। आज तो नहीं कैश लूटते सड़क पे, नहीं लूटता ना कोई भी, लेकिन जब तनख्वाहें लेके जाई जाती थी, बकायदा चोरों की ड्यूटी लगी कि आज इस जिले में, इस हफ्ते में इस जिले में 3-4 चोरियां करनी है, क्योंकि लगातार चोरियों की खबर छपेगी, लगातार रास्ते में जाते हुए लूटपाट की खबर छपेगी, तो ही तो आप लोग बैंकों में पैसा रखोगे, तो ही तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लोगे, तो ही प्लास्टिक मनी आएगा, तभी एटीएम तक जाओगे, तभी मोबाइल पे आओगे, तभी तो कैश का लेन देन बंद करोगे। क्योंकि कैश जब तक आपके पास है, फ्रॉड को देखने की आपकी पूरे चांसेस हैं। कैसे? अब एक बात बताइए, बैंक ने कहा कि आपका पैसा चोरी ना हो जाए इसलिए हमारे पास रख दीजिए, और हमारे पास रिजर्व रख दीजिए, इसलिए उस जगह का नाम रखा भारतीय रिजर्व बैंक। वहां हमारा पैसा सुरक्षित रख लिया और हमको पैसे के बदले में उसका सर्टिफिकेट मिल गया, उसका एक प्रोमिसरी नोट मिल गया, उसकी एक हुंडी मिल गई, उसका एक पर्ची मिल गई। उस पर्ची को हमने कहा करेंसी नोट। कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग से बात करोगे, वो कभी नहीं कहता कि मुझे 100 रुपए देना, वो हमेशा कहता है 100 का नोट दिए भाई, एक 20 का नोट दिए। नोट वो उसको याद है पक्का, उसको उसके पुरखों ने समझा, ये नोट है, नोट 20 रुपए नहीं है, ये 20 का नोट है, ये 100 रुपए नहीं है, 100 का नोट है। 100 रुपए तो वहां रखे हैं रिजर्व बैंक में तेरे। जिस हिसाब से रुपया आपका छपा उतना ही सोना वहां रख लिया। ये बताया था ना बुजुर्गों ने, भाई जितना भी नोट छापते हैं उतने रुपए वो रखते हैं। कितने रुपए रखते हैं? वो रुपए ये रखते हैं कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। यानी अगर आपका 10 रुपए का नोट छपा, इसका मतलब 7.77 ग्राम सोना वहां जमा है। 770 मिलीग्राम था ना 100 रुपए के नोट में। समझ गए आप बात? 1 रुपए के बराबर में 770 मिलीग्राम, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। समझ गए बात आप? अब ये बात उनको मालूम थी कि कभी भी ये लोग अपना पैसा मांगने आ सकते हैं, क्योंकि वो नोट जब तक आपके पास रहेगा, वो सर्टिफिकेट जब तक रहेगा, उस सर्टिफिकेट के बदले में वहां पैसा रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो उस नोट को अगर वो किसी दूसरी चीज से बदल दें फिर तो नहीं मिलेगा ना। क्यों जी? भाई दादाजी ने अपना सोना रख दिया किसी दुकानदार के पास, उसने दे दी एक पर्ची बना के कि इतना सोना रखा हुआ है। वो पर्ची जब तक हमारे पास है वो सोना हमारा सुरक्षित है, हम जाकर मांग सकते हैं। लेकिन उस पर्ची के बदले में हमको कोई दूसरा दुकानदार कोई दूसरी पर्ची दे दे, फिर भी वो दे देगा क्या सोना? दे देगा क्या? भाई जिस दुकानदार से पर्ची ली थी उसी की दुकानदार की वह पर्ची चलेगी ना। इस बात को क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 1968 के अंदर रिजर्व बैंक ने सारे पुराने नोट वापस लेने शुरू कर दिए। जैसे धीरे धीरे 2000 का नोट बंद किया, वैसे ही सारे नोट धीरे धीरे कम कर दिए चलन में, और पुराना नोट जो एक बार बैंक में चला गया उसकी जगह पे नया नोट आना स्टार्ट हो गया। समझे? नहीं समझे? आपके दादा के टाइम का 10 का नोट देखो और आप आज का 10 का नोट देखो, उसमें दो फर्क मिलेंगे। पहला फर्क, सबसे पहला जो मेन फर्क है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। उस नोट के ऊपर लिखा है, गवर्नर के सिग्नेचर हैं और गवर्नर के सिग्नेचर के ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ये जो ऑन डिमांड शब्द है ये 1968 के पहले के नोट पे लिखा हुआ है, और आज के नोट पे ये नहीं लिखा हुआ। द सम ऑफ ₹100 और नीचे लिखा होता है एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। किसी भी शाखा में जाकर के आप अपने 100 रुपए ले सकते हो। ये पहले हमारे दादा के रुपयों में लिखा था, मेरे पिताजी के रुपयों पे भी लिखा था, लेकिन 68 के बाद जब आए तो उन्होंने गवर्नर का वचन खंड ही बदल दिया। यानी कि
जो पर्ची दादा को दी थी वह पर्ची उल्टी ले ली और हमको एक नई पर्ची दे दी, क्या इसके बदले कोई पैसा नहीं रखा आपका। नहीं समझे? अब कानून को जानने वाला, थोड़ा मोटा कानून को जानने वाला है कोई? हाथ खड़ा करो। यहां पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। आप लोग सहमति देंगे इस बात के ऊपर कि आप अपना वचन खंड भी नहीं बदल सकते कोर्ट में। अगर आपने 10 रुपए के एफिडेविट पे किसी को वायदा कर दिया ना, शपथ पत्र दे दिया, आप उसको कभी बदल नहीं सकते। आजीवन कारावास की सजा है यदि आप उसको बदल दोगे। किसी और का तो बदलने का आपको अधिकार है ही नहीं, अपना भी बदलने का अधिकार नहीं है। जो लिख के दे दिया वो दे दिया एफिडेविट के ऊपर। तो ये एफिडेविट है, वचनखंड बोलते हैं इसको, जो गवर्नर ने दिया है देश की जनता के नाम। अब इस खेल को समझने के लिए आपको बस एक कहानी समझनी है। वह समझ ली आपने, सब समझ लिया। वह सुनार वाली कहानी दोबारा से सुननी पड़ेगी। जिन्हें सुन रखी है बोर होने की जरूरत नहीं है, जिन्हें नहीं सुन रखी उनके लिए बड़े काम किया है। किन्हें किन्हें नहीं सुन रखी? बहुत लोग हैं भाई, फिर तो ठीक है, सुनानी पड़ेगी। सुन रखी होंगे है? बाकी तो कोई बात नहीं, बहुत है। देखो, मैं अपने आप को ना मैं नहीं मानता ही ना मान लूं, रविंद्र ने सुनार मान लो। एक मारा तो पाछे बैठा हो सुनार, नहीं तो नहीं मान दे। ठीक है, रविंद्र सुनार है। पहले जो गांव में सुनार होते थे ना, उनको रुपए बनाने का अधिकार था। मतलब उस पर लिख दिया कुछ, वो गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, छोटा मोटा अगर निशान छोटा बड़ा हो गया, लेकिन माप में कोई फर्क नहीं कर सकता था। अगर 1 तोड़ा मतलब 1 तोड़ा, 11.64 ग्राम शुद्ध चांदी मतलब शुद्ध चांदी। तो शुद्ध चांदी है, उस पर कुछ लिख रहा हो चाहे ना लिख रहा हो, कीमत तो बराबर ही है ना उसकी। क्यों जी? कुछ भी लिखा हुआ है, सोने की और चांदी की कीमत बराबर है, तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो सुनार ही सोने और चांदी के सिक्के बनाकर वो रुपयों में लेन देन हम लोग कर लेते थे। उसका इस्तेमाल केवल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए ही होता था। दूसरे गांव में तो कुछ लेना है तो अड़ते गेहूं लेकर जाओगा और फिर उड़ते लाद्या लेकर जाओगा और लाद का सामान लाओगा तो गड़बड़ होगी। इससे बढ़िया क्या करा भाई, तू यार दे दे जो कुछ सामान चाहिए, उसके बदले में वो सिक्के ले ले और वह सिक्के ले जा अपना। तो सुनार ने एक बार क्या कहा एक बंदे को, मेरे जैसे आदमी को, कि भाई तू एक काम कर देवेंद्र, तू दूसरे गांव में जाने लग रहा, तो तू उड़ जाओगा, इतने सिक्के मान लो 1000-2000 सिक्के हैं, रास्ते में कोई चोर लुटेरा लूट लेगा, इससे बढ़िया क्या काम कर, तू मेरे पास ये पैसे रख दे और इसके बदले में तेरे को एक पर्ची दे देता हूं कि मैं देवेंद्र को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं और जाके तू 1000 रुपये वहां से ले लियो, दूसरा सुनार दे देगा, मेरी सील लग रही है इसके ऊपर। उस टाइम लाख वाली सील लगा करती। मैंने इसको रुपए दे दिए और इसके बदले में वह हुंडी ले ली, वो वायदा पत्र ले लिया, वो पर्ची ले ली, वह पर्ची वो नोट लेकर के मैं अगले गांव में गया, अगले शहर में, वहां से मैंने वो सोना लिया और खरीदारी कर ली। थोड़े टाइम के बाद मुझे एक बात लगी कि भाई मेरे को कोई दूसरा साथी मिल गया, मैंने उसको देने थे 1000 रुपये, मैंने यो कह दिया ले ये पर्ची ले जा और ले लिए जाके तो दुकान पे थे। ये गया साथी, उस सुनार बोला भाई इस पर तो लिख रहा मैं देवेंद्र को देने को तैयार हूं, पर तू तो सत्यवान है। फिर अगली बार जब मैंने इस पर पर्ची बनवाई तो मैंने इस तरह कह दिया, मैं यार एक काम कर दे, न्यू मत लिखा कि मैं देवेंद्र ने 1000 रुपये देने तैयार हूं, इस पर न्यू लिख दे जिस पे भी हाथ में या पर्ची है मैं धारक को 1000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, इस पर इतना लिख दे। भाई जिसके पास भी यह पर्ची है वो जाओ और अपने पैसे ले लो। तो मैंने इससे पर्ची बनवा ली, मैंने भाई को पर्ची दे दी, भाई ने किसी को और 1000 रुपये देने थे, उसने उससे दे दी, उसने उससे दे दी। बीच में किसी का डाउट होया, कदे खाम खाई पर्ची दे रहे हो या चल दी ना हो, उसने ट्राई करके देखा जाके सुनार से, इस सुनार पे ले लो या परले पे ले लो, सब पे चल गई। तो समाज के अंदर एक चलन चालू हो गया, जैसे सेल्फ का नहीं चेक होया करे, सेल्फ का चेक जिस पे भी है वो अपना कैश करा लो, इसी तरह से। अब क्या होता है, अब ये पर्चियां धीरे धीरे वो 1000 की एक पर्ची की बजाय एक काम कर
एक 200 की ले दे, 3,000 की दे दे, एक 500 की दे दे, ऐसा करके वो करना शुरू करा। वो पर्चियां ले गए तो जिस जिस दुकान से सामान लिया, लया पर्ची ले लिए सुनार पे, लया पर्ची ले लिए सुनार पे, ले लिया पर्ची ले लिए सुनार पे। और दुकानदारों ने भी यही सोचा, भाई जब यह पर्ची चलने लग रही है तो दूसरे दुकानदार ते भी पर्ची दे दा, अगले दुकानदार को भी पर्ची दे दा, और इस तरीके से जो चांदी और सोना है वो चलन से बाहर हो गया। और देश के लोगों ने, समाज के लोगों ने उस पर्ची को ही सोने का पर्याय मान लिया, क्योंकि उनको यह भरोसा था कि इस सुनार पे ले लो, चाहे उस सुनार पे ले लो, चाहे उस सुनार पे ले लो, जिस पे मर्जी जाओ वो पर्ची दो और सोना मिल ही जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? फिर सुनार की छोरी का ब्याह आ गया। सुनारी बोली, अगला भाई थोड़ी ही सोना यू रख ले और पर्ची दे दे इसकी सोने के बदले में। यो बोला बोली है गे, जब अपनी पर्ची चलने लग रही तो सोना धरने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? तो सुनार ने क्या करा, 200 की पर्ची ले जा, 100 की इतनी ले जा, केपता कितनी जरूरत पड़ जाए, 50 की भी ले जा, 20 की भी ले जा, 1000 की, जितनी मर्जी, जितनी जी करे उतनी ले। तो सुनारी ने जाकर बाजार में बर्तन वाले से बर्तन ले लिए, वह पर्ची दे, उसके बदले में सोना तो नहीं रखा वहां लेकिन बर्तन वाले के डाउट होया कि यार सुनारी है, कदे नकली बना रही हो। उन्हें जाके सुनारते आकर के पैसे दिए, उन्हें दी पर्ची, सुनार ने दे दी, क्योंकि औरों के तो पड़े थे ना, और लोगों का तो पड़ा था। अच्छा, उधर से ऑन करो, ऊपर उस पर नाक के बटन है इसके, इस एंटीने से सींग खड़े, इनके अगले के बटन है, अगले के ना, अगले के ना, देख जाइए रहा। मतलब क्या हुआ, देखो सुनो सुनो, अब सुनारी ने देख लिया, 10 मिनट और, अच्छा टिकट रिजर्व है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आएंगे जी, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरु जी का, आप यहाँ आए और हम लोगों को पूरा। अब क्या होता है, सुनो भाई सुनो, सुनारी ने सामान लिया जितना भी बाजार में था, सबका डाउट होया, लेकिन सब ने आके सुनार पे चेक करा, उसके बदले में सोना दे दिया। तो पर्ची को असली मान ले बैठे सारे के सारे, और फिर उसके बाद सुनार के भी समझ में आ गया कि भाई मौज होगी रे, अपनी पर्ची सोने के बराबर चल रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक भाई ते दे दी 10,000 की पर्ची, एक भाई ते दे दी 50,000 की पर्ची, एक भाई ते दे दी 1 लाख की पर्ची, और कह दिया जाके पूरे गांव के गांव खरीद ले, क्योंकि गांव राम तो नहीं सोच रहा ना कि उस पर्ची के बराबर सोना दे रहा है। आपके याद है वो टाइम, जिस टाइम पे हरियाणा में जमीन खरीदने खातर दिल्ली के लाले आया करते, गाड़ियां में रुपया की टैंची भर के ले आया करते, किसी का याद है? याद है ना वो टाइम? वो क्या थे वे नोट? वही पर्ची थी जो राजा ने छाप के, यानी सुनार ने, यानी बैंक ने छाप के अपने यारों को दे रखी थी, उसके बराबर का सोना वहां पर नहीं था। वो एक खेल आपको 2016 में देखने को मिला होगा, याद आया? 2016 में 500 के और 1000 के नोट वापस ले लिए सरकार ने, और 500 के और 1000 की पर्ची वापस ले ली, और अपने को 2000 की पर्ची देनी शुरू करी। तो 2000 की पर्ची बैंक में भी बदली जा रही थी और भाजपा के कार्यालय पे भी बदली जा रही थी, रिलायंस पे भी बदली जा रही थी, वो मुझे नहीं पता, रिलायंस स्टोर पे भी बदली जा रही थी, बताओ है। अब रिलायंस तो खैर राजा का डब्बी है ही, वो तो सबने पता, तो वो सुनार का डब्बी भी है, समझो। इसका मतलब क्या होया कि सोना रखा नहीं और सुनार ने पर्ची छाप दी कितनी, तो उन पर्चियों के बदले में अगर सोना नहीं है तो वो पर्ची नकली है कि असली है? नकली है ना। इसीलिए तो आपकी भाई आपकी 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में अनाज ज्यादा होने लाग जाएगा कि अगर उसका 10 लाख कीमत कर देंगे, अगर 2 लाख से, भाई 2 लाख कीमत हो उसकी, या 4 लाख हो या 6 लाख हो,
अनाज तो उतना ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी 1 एकड़ जमीन का बयाना दे के आया, एक प्लाट का बयाना दे के आया 20 लाख रुपए, 20 लाख के हिसाब तय, सांझ न घर आया, सांझ ने फोन आ लिया डीलर का 22 लाख में बेचाएगे, 25 लाख में बेचाएगे। उन्हें सोचा 25 लाख में बेचते, 25 का लेकर दूसरा ले लिया, और दूसरे का भी रेट रातों रात बदला। कितने लोगों ने रातों रात कीमत बढ़ी उनकी प्रॉपर्टीज की, आपने देखा होगा ना, 92 पे करोड़पति हो गए लोग। वो रुपया कहां से आया था? वो बिना सोने को बराबर में रखे छापी हुई पर्चियां थी, और वो पर्ची अवैध है, वो पर्ची गैर कानूनी है। वो पर्ची का चलन जब तक समाज में रहेगा, समाज का शोषण होता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जितना सोना है, अगर हमारा रुपया असली है तो उसके बराबर वो सोना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई? मिलना चाहिए ना। जब आरबीआई में चिट्ठी डाल करके हमने पूछा तो आरबीआई के जवाब हैं अपने पास, पूरे कानून हैं जिनके दम पर हम बैंक को आवेदन लगाते हैं कि तुम्हारे बैंक ने यह फ्रॉड किया है, यह गलती करी है, इसको जब तक नहीं ठीक करोगे या हमको बताओगे नहीं, तब तक तो हम रुके हुए हैं। हमारी बात का जवाब दे दो, और अगर वो कानून सम्मत है तो अपने पैसे ले लो। अब हमने इसके कैलकुलेशन के ऊपर गए। आरबीआई की अपनी एक वेबसाइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उस आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर के सर्च करो, आपको वहां एक चीज मिलेगी कमाल की। एसेट्स एंड लायबिलिटी का एक कॉलम है कि हमारे आरबीआई को कितना पैसा बाहर देना है, कितना देश के लोगों के ऊपर कर्जा है, कितना उनके पास सोना रखा है, कितना हमारा घरों में रखा है सोना, कितना हमारे मंदिरों में रखा है सोना। एक एक चीज की वहां डिटेल है। उसमें हमारे काम की जो सी डिटेल फिलहाल के मुद्दे पर है, कर्जे वाले पॉइंट पर, वो ये है कि देश के अंदर जितनी करेंसी होगी उसके बराबर का सोना वहां पर रखा होना चाहिए। बस हम तो न्यू का वहां, क्यों भाई? मैं इस देश का नागरिक, मैं इस देश का मालिक, यह उम्मीद करता हूं कि मेरी सरकार ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, तो जितना भी सोना, जितना भी पैसा मेरे समाज में सर्कुलेशन में है, उसके बराबर का सोना वहां होना चाहिए। तो आपके जानकारी के लिए 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि इस देश में इस वक्त 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन में है। कितनी? 34 लाख करोड़। तो कितना सोना होना चाहिए? कितने रुपए का सोना होना चाहिए वहां? 34 लाख करोड़ का होना चाहिए। फिर तो वो रुपया वैध है, फिर तो वो रुपया लीगल टेंडर है। और अगर वो नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं है कागज के टुकड़े के अलावा। अपने देश की पास मात्र 800 टन सोना है। कितना टन है? जिसमें से 70% सोना आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है, बैंक ऑफ सेटलमेंट में, इंग्लैंड में रखा है। यानी कि 800 में से भी अगर मानोगे लगभग 601 टन तो वहां रखा है, हमारे पास तो 201 टन है। पर फिर भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि 800 टन का 800 टन भारत का है। तो 800 टन की जो कीमत बनती है सोने की, वो बनती है 4.8 लाख करोड़। कितनी? 4.8 लाख करोड़। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर चलन में आई हुई 34 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी में से 4.8 लाख करोड़ घटा दिया जाए तो 29.2 लाख करोड़ की पेपर करेंसी फेक है, फर्जी है, कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सुनार की दुकान तब तक चल रही है जब तक गांव का 1-2 मानस अपने पर्ची के बदले सोना लेने जाता है। जब पूरे गांव को पता चल जाएगा कि सुनार ने पर्चियां लाख रुपए की बांट रखी हैं और सोना कति 1000 रुपए का पड़ा है, और गांव वाले अपनी सारी पर्ची लेकर सुनार दौरे चले गए, तो चाहे तो सुनार बाजेगा चाहे सुनार मरेगा। नहीं समझे ना? अगर देश की सरकार ये कहती है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो भाई सरकार से जाकर अपने 100 रुपए मांग तो लो।
मांगने चाहिए कि नहीं मांगने चाहिए? एकले एकले ने मांग के हमने देख लिया, समझ गए? हमने 500 रुपए लगा के देख लिए, हमने 2000 का नोट भी लगा के देख लिया। यहां से जाने के बाद आप सब ने भी 2000 का नोट लाना है, एक जिस पे ना हो मेरे पे ले जियो, मेरे पे है। मैं लाया था जुगाड़ करके कि हमारे साथियों ने जरूरत पड़े किसी ने तो दे देंगे। 4-5 के मैं तो लेऊंगा, मैंने तो जरूरत पड़ेगी देने हैं जिस पे तो लिया रखे वो, उस पर तो लिया रखे भाई, तेरे 2 लाख रुपए ले आया हूं, तेरे तो 2 लाख उल्टे दे दूंगा। लेकिन हमने बैंक को चिट्ठी लिखनी है, वो एक आवेदन है अपना बना हुआ है। जब आप ग्रुप में आ जाओगे सारे के सारे तो मैं आपको बता दूंगा। उस आवेदन में हमको क्या लगाना है कि जी मेरा यो 2000 का नोट मेरे पास पड़ा है, मैं इस 2000 के नोट के बदले में 4 पेपर करेंसी नोट नहीं चाहता। मैंने थारे 500 के और 100 के नोट नहीं चाहिए, मुझे मेरे 2000 रुपए का भुगतान चाहिए। भुगतान कितना बनता है? 1 रुपए का 770 मिलीग्राम गुणा में 2000 करोगे तो लगभग 1554 ग्राम सोना बनता है, लगभग 1.5 किलो सोना बनता है। ठीक है, एक मिनट लोन ले लो बट रुक जाओ, लोन भी दिलावांगे, टेंशन क्यों ले रहे? बात समझ में आई आपको? ई बागी लोन वाली बात, लोनने वाली बात है। बैंक वालों के साथ बहुत सारे स्टेजेस पे हमारे केस अलग अलग स्टेजेस पे हैं। जिस साथी ने आवेदन लगाए हुए हैं, किसी का पहली स्टेज पर है, किसी का दूसरी स्टेज पर है, किसी का चौथी पर, किसी का तीसरी पर। इस स्टेज में हमको एक बात समझ में आ गई, हमने बैंक वालों से यह पूछा, हमने कोर्ट में यह लिख के दे दिया कि जी बैंक ने हमारे लोन दिया ही नहीं। हमने देखो, हम तो एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे, उस टाइम की बात बता रहे हैं, हमने नहीं पता था। हमको तो एक बात जगह पता चली, हमारे सामने आ गई बैंक की बैलेंस शीट। अगर आप में से कोई बैंकिंग में काम करता है, एक साथी मिला था कल मुझे कि मैं बैंकिंग में ही काम करता हूं, मैं क्या करूं, तो मैं वो बता दूं ना, वो बैठे, वो उधर बैठे, तो वो जिन्होंने बताया था, बैंकिंग के अंदर बैंक के कर्मचारियों को कभी भी बैलेंस शीट दिखाई नहीं जाती। बैलेंस शीट अगर दिखाई जाती है, जिसने देखी हुई है उसको यह मालूम है कि बैंक जब लोन दे देता है तो उसकी प्रॉपर्टी घटती नहीं है, बढ़ती है। कमाल नहीं है भाई? मैंने 100 रुपए दिए, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 40 रुपए लोन दे दिया भाई को, तो मेरे पास कितने रहने चाहिए? लेकिन बैलेंस शीट के हिसाब से मेरे पे 140 हो जाए, है ना? कमाल की बात। मतलब ऐसे कॉलम बनता उसमें, 100 रुपए, इधर 0 रुपए जिसने लोन लिया उस पर तो 0 है इस टाइम, जिस टाइम बैंक के पास 100 रुपए हैं। इन्हें 100 में तो 40 घटा दिए, नीचे रहना चाहिए 60, उधर 40 जोड़ दिए, हो गया 40। उधर वाला तो ठीक है, 40 उधर चले गए तो 40 हो गए। इधर भी बैंक क्या करता है, 100 के नीचे 40 तो लिख देता है, माइनस लगाना भूल जाए। मतलब इसका एक क्लियर मतलब समझ में आया? मैं आपको बताऊं क्या इसका क्लियर मतलब? यो है कि बैंक ने आपको कुछ दिया नहीं है। बैंक देता है जब लोन, कितने लोग ऐसे हैं जिसको बैंक ने लोन दिया हो और पैसे दिए हो? किसी को पैसा दिया आज तक? क्या करता है बैंक? आपका एक खाता खोलता है, वो खाता उसी बैंक में होता है, आपका एक डिजिट लिखता हो कंप्यूटर पे, टक 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 टक, हाँ हो गया लोन। नहीं, उसके बदले में वो आपकी असली पूंजी, यानी कि आपका ट्रैक्टर, आपकी कार, आपका घर, आपकी जमीन, आपका और दुकान, आपकी फैक्ट्री, कुछ भी जो आपने अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके, जो सूर्य की ऊर्जा जो आपकी बॉडी को मिली, उससे जो आपने कमा रखा था सुबह से रात तक अपना श्रम धन लगा करके, वो कमाई हुई चीज की पूंजी के कागज अपने पास ले लेता है और बदले में डिजिट ट्रांसफर कर देता है। और वो डिजिट भी उसी के बैंक में जमा रहती हैं, वो आपके पास नहीं आते कभी भी। आप यदि खर्चा करते हो तो वो डिजिट को ही ट्रांसफर करता है एक दुकान से दूसरी दुकान पे।
एक जने से दूसरी दुकान पे, वो ना आपको उसने पैसा दिया ना आपने पैसा लिया, और उस डिजिट के बदले में आप अपनी पूंजी उसके पास जमा कराते जा रहे हो, और बैंक को यह मालूम है कि यह पैसा कभी वापस नहीं आएगा। कमाल की बात यह है, पता है यह बैंक को वापस नहीं आएगा, क्योंकि वापस तो जब आएगा ना जब वो पैसा होगा। आप बैंक में चले जाओ, बैंक वाले को सुबह सुबह जाके बोलो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे खाते में पड़े हुए हैं। बैंक मैनेजर का बाबा तड़के तड़क कड़ा आ गया, दोपहर बाद आइए, किसी के आवेंगे तो दूंगा। अरे मैंने जो जमा कराए थे वो इतना कड़क हो दिए। वो बोला मैं तो मैंने बांट दिए। किसने बांट दिए? पब्लिक ने बांट दिए। अरे मेरे थे मैं तो, बैंक ने मैं अपने कह के बांटे। नहीं समझे? बैंक ने प्रॉपर्टी न्यू कह के ली आपकी, अगर मेरे पीछे हैं, थे तो मेरे में, लेकिन बैंक अपने बनाकर आपकी प्रॉपर्टी ले रहा, मेरे रुपया गिल। जिसने भी पैसे बैंक को दिए उन रुपए के बदले में किसी और भाई की प्रॉपर्टी ले ली, उस पर बैंक पे है ही नहीं पीछे में। नहीं, जैसे मेरे पे 100 करोड़ है मान लो, और मैंने आपको दे दिए, और बैंक का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसे मान लो मैं जब 100 करोड़ बांट दूंगा, तो आप जब पहली किस्त दोगे मेरे तक पहले महीने में, तो मैं वह आपने तो वह किस्त दे ही है, लेकिन मैं वह अपनी प्रॉपर्टी मान के मैं उसने अगले महीने फिर ब्याज पे चढ़ा दूंगा। फिर अगले महीने जो दूसरे गांव वाले तो दिए थे उनकी भी किस्त आवेगी, आपकी भी आवेगी टोटल, फिर मैं लेकर तीसरे गांव वाले तो दे दूंगा, फिर वह इन तीनों गांव की जो किस्त आवेगी अगले महीने में फिर चौथे तो दे दूंगा। ऐसा करके वो किस्त आती जाएगी और मैं लोन देता जाऊंगा। यानी कि जो किस्त है वो क्या है? ब्याज। अगर आपने मकान का लोन लिया हो 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, और 20 साल के लिया हो, 5 साल दे दो तो 1 लाख भी नहीं घटता, न्यू का न्यू पड़ा, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट कम हो रहा है, असलियत में मूल तो कम हो देना। यानी बैंक क्या ले रहा है पहले आपसे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कभी भी बैंक ने कमाया नहीं है, बैंक ने बनाया है हवा में। वो है नहीं मार्केट के अंदर। मार्केट में केवल 100 करोड़ ही है जो मैंने शुरू में दिया था, उसी से कमाए हुए इंटरेस्ट को मैं मूलधन बना के किसी और को दे रहा हूं। यानी 1 साल बाद जो मैंने 100 करोड़ दिया था उस पे जो ब्याज लेकर मैंने 50 करोड़ और लोन दे दिया, तो मैं 1.5 साल बाद ब्याज का जो आपसे लेना है वो तो पड़ेगा लगभग 48% के करीब पड़ता है सालाना का, जो इंटरेस्ट का जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट होता है। यानी अगर साल भर बाद बैंक जो है वो 150 करोड़ का मालिक हो जाएगा, लेकिन बाजार में कितना रुपया पड़ा है? बाजार में तो 100 ही करोड़ रुपया है। इसका मतलब ये जो ऊपर के 50 करोड़ हैं ये कभी भी वापस नहीं आने, लेकिन इस 50 करोड़ रुपए के बदले में वो आपकी प्रॉपर्टी के कागज पहले ही ले चुका है। नहीं समझे आप बात? वो पैसा कहीं नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ अब तक, वो छपा ही नहीं अब तक, लेकिन उसके बदले का प्रॉपर्टी आप बैंक को दे चुके हो। इसका मतलब जो पैसा हवा का है उसके बदले आपकी असली प्रॉपर्टी बैंकों के पास जमा है, वो हवा का पैसा कभी नहीं आएगा, तो आपकी असली प्रॉपर्टी बैंक जब्त करेगा ही करेगा। इस आंकड़े को जब देखते हैं, हमारे देश के अंदर 1 रुपए पर 9 रुपए हवा के हैं। कैसे? सरकार ने 1 रुपया छापा, 100 रुपए छापे, मैं 100 से ले लेता हूं एग्जाम्पल। सरकार ने 100 रुपए छापे, मैंने वो 100 रुपए मेरे को दिए, मैंने मेहनत करी तो बैंक ने मुझे वो 100 रुपए दे दिए। अब मेरे बच्चे को पढ़ाया भाई ने और इनसे लिया मैंने कुछ सामान, तो मैंने वो 100 रुपए 70 रुपए इसको दे दिए, 30 इसको दे दिए। वह कमाई किसकी थी? मेरी। लेकिन मैं उस पर टैक्स दे दूंगा 30 रुपया। मैंने 100 रुपए दे भी दिया आगे, अब मैं उस पर टैक्स भी देने लग रहा हूं। वह मेरी आमदनी भी काउंट हो रही है, 70 रुपये इसकी भी आमदनी होगी वह। नहीं समझे? वही 100 रुपया अब आमदनी हो गई, मान लो एक ही आदमी को दिया मैंने, वो अभी मेरी आमदनी थी, मैंने उस पर 30% टैक्स देना है, कमाता रहूंगा और देता रहूंगा। लेकिन अब जब वो 100 रुपए मैंने इस भाई को दे दिए तो अब ये इसकी आमदनी हो चुकी है, ये भी देगा उस पर टैक्स। फिर यू खर्चा तो चलाना इसने, यू अगले तो देगा, अब उसकी आमदनी होगी। एक के 100 रुपया
सारा की आमदनी है, वो अगर 10 जगह घूम रही, वह 10 के 10 की आमदनी है, 10 के 10 उस पर टैक्स देने लग रहे, 10 के 10 उस पर ब्याज देने लग रहे, और बैंक मौज कर रहा। वो है कहीं नहीं, मेरे पास भी नहीं रुका, वो इसके पास भी नहीं रुका, वो इसके पास भी नहीं रुका, वो इसके पास भी नहीं रुका, आखिर में किसी ने कर्जा लेगा, उल्टा बैंक पे चला गया, बैंक ने फिर लोन पे दे दिया। नहीं समझे आप बात? मतलब आप मेहनत किए जा रहे हो, दिन रात पागलों की तरह, गधों की तरह सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हो, ना दिन देख रहे हो, ना रात देख रहे हो, ना बच्चों को समय दे रहे, ना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे, ना अपना डांगरा का ख्याल है, ना अपने गांव का ख्याल, ना अपने समाज का ख्याल, ना भाईचारे का ख्याल। और जिसके घर में सोने चांदी भरमार होया करती थी, दादियां पे नानियां पे, मतलब पैरा में चांदी की पजेब और वो पूरे पूरे मोटे मोटे वो होया करते गले हुए हैं, और गले में कंठीर, पता नहीं सोने के भी आभूषण होया करते थे। आज सब ने गोल्ड लोन ले रखा, सबके बैंकों के पास हैं, एक भी आदमी के घर में कोई सोने चांदी की नाम की चीज नहीं है, सब कर्जदार हैं और सब सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, सारी मेहनत की कमाई केवल किश्तों में दे रहे हैं, और किश्तों के बाद भी ना चैन है, ना अमन है, ना भाईचारा है, ना स्वास्थ्य है, ना परिवार है, कुछ नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है आपको लूट लूट के उनके घर भरने की, जिनकी ये सरकारें हैं, जिनकी ये कंपनियां हैं, जिनके इशारे पर ये सारी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं। कोई संगठन इस पर बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि पूरे तंत्र की खिलाफत की ये बात है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर बोलेगी नहीं, सबको मालूम है, सिर्फ उनको बोल दिया जाता है तुमको क्या चाहिए, चुप रहने का। और वो कैलकुलेट करते हैं आदमी की औकात का इस बात से कि आदमी के साल के ट्रांजैक्शन कितने हैं, कि साल में एक आदमी अगर 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करता है तो उसको वो सीधा ऑफर करते हैं, भाई 10 करोड़ में तो 9 करोड़ खर्च कर दिए, उस पर साल में 1 करोड़ की आमदनी बची, 1 करोड़ का उसने ITR भरा, तो वो उसको सीधी ऑफर करते हैं 100 करोड़ मिलेगा, बोल चुप हो जा। अब जो आदमी 50 साल की उम्र तक कमाते कमाते साल में सिर्फ 1 करोड़ कमा रहा है और उसको एक झटके में 100 करोड़ मिल जाए, वो तो सोचा मेरी तो 7 पीढ़ियां की कमाई एक के दिन में आ गई, उसने चुप होने में समस्या नजर नहीं आती। वह अपने दौरे भी आ लिए, मैंने उनसे पूछा था, मगर तुमने कैलकुलेट करा था कि मेरी कितनी औकात है? न बोला हमने ट्राई करा था। मैं कहा के पाया? बोला तेरे खाते की ट्रांजैक्शन 0 रुपया है। मैं कहा करो गुणा 100 तक करोगे का 1000 तक करोगे? हम वो 0 हैं जब मार तक गुणा करोगे तो 0 बना देंगे। इसलिए ये कोशिश मत करना कि जनता सरकार मोर्चा ने चुप करा दोगे, खरीद के तो करा नहीं सकते, गला काट के तो करा सके हैं। और वो टाइम आ लिया है भाई साहब, आ चुका है। G20 के अंदर गुलाम बनाने की प्रक्रिया चालू है दिल्ली के अंदर इस टाइम पे। G20 खत्म होते ही पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया हुआ है। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में पेंडेमिक ट्रीटी साइन होनी है। पेंडेमिक ट्रीटी साइन होने का मतलब देश के अंदर संविधान और सुप्रीम कोर्ट की ताकत खत्म हो जाना और इमरजेंसी लागू हो जाना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन आकर के पूरी उम्र के लिए इनकी सत्ता स्थापित होने की तैयारी हो चुकी है। सारे के सारे राजनीतिक दल इसके अंदर शामिल है क्योंकि नीति आयोग के मेंबर हैं। हर पार्टी को यह कह दिया गया है तेरे को 3 स्टेट मिल जाएंगे, तेरे को 2 स्टेट मिल जाएंगे। यूपी में खतरा है थोड़ा सा, योगी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन रहा है। यूपी को 2-3 टुकड़ों में तोड़ने की पहले ही तैयारी हो चुकी है। एक टुकड़ा योगी को दे दिया जाएगा, एक मायावती को दे दिया जाएगा, एक अखिलेश को दे दिया जाएगा और उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। आपको याद होगा मास्क और वैक्सीनेशन के मामले में अखिलेश था जो बोलने वाला पहला पॉलिटिकल आदमी, और जैसे ही बोला अगले ही दिन माफी मांग ली थी। याद है ना? एक बार बोला, बस एक दिन बोला था, अगले ही दिन चुप हो गया था। ना भाई ना मेरे पर गलती होगी, मैंने बेरा कौन था। पता नहीं कैसे ज्ञान होता है। जैसे बाबा रामदेव 2011-12 में रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स की सारी बात खुल के मंचों से बोला करता था, फिर 14 में उसको आत्मज्ञान हो गया।
अरविंद केजरीवाल को अन्ना आंदोलन में बैठ के सारा का सारा षड्यंत्र समझाया था और अरविंद केजरीवाल ने कहा करता एक बार सत्ता आलन दो, इन सबको रगड़ देंगे। उसको भी आत्मज्ञान हो गया, सबको उस कुर्सी पे बैठते ही आत्मज्ञान हो जाता है। और फिर हम जैसे लोग वैसे ही ठगे के ठगे, वैसे ही किलकी मार दे रहा। मारे जैसे लोग थोड़े ज्यादा बोल रहे हैं, मारे बीच के साथी ने कहा ये तो चुपे नहीं होता। क्या पे चुप हुआ भाई? कोई है ही सा मुद्दा जिस पे चुप होने करा रहे हो? हैं? समझ गए क्या पे चुप हुआ? कौन सा मुद्दा? कल 3 दिन हो गया आपने देख देना, रगड़ तो दिए थे बाकी मुद्दों पे सब पे, और अब पेंडेमिक ट्रीटी भी साइन होने लग रही है। नाटो के लिए 370 तोड़ी गई थी कश्मीर के अंदर, वहां नाटो का संयुक्त अभ्यास आने वाला है। अमेरिका की आर्मी, यूनाइटेड नेशन की आर्मी यहां आने वाली है। चंद्रयान से इस षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप लोगों में से किसी भी भाई को यह लगता हो कि चंद्रयान सचमुच एक कामयाबी थी, उसके लिए मैं बता देता हूं। जैसे गैलीलियो ने जब कहा था, जो भी कहा था, जो साइंटिस्टों ने जो भी कहा, और उनको उस टाइम पे फांसी पे चढ़ा दिया गया जिस टाइम पॉप का राज था और चर्च का राज था, उसी तरह से अगर हम लोगों को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा तो हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपको वो सच्चाई अभी बताना जरूरी है कि चाहे तारे 10 साल में समझ में आओ, चाहे 5 साल में आओ, आ जाएगा कि उस टाइम वो जो बात कहा करता वो गलत नहीं थी। चंद्रयान अब कुछ तस्वीरें लेनी शुरू करेगा जो किसी कॉलोनी की होंगी, वो एलियन की होंगी। फिर वो देखेगा कि वहां कुछ बात करने लग रहे थे, उस बात ने, उस रेडियो को चंद्रयान ने पकड़ लिया और उसको डिकोडिंग करा तो पता चला कि एलियन जो है धरती पर अटैक करने की प्लानिंग बनाने लग रहे। चांद पे उनकी मीटिंग हुई, जो G20 वाला की होने लग रही है, उनकी होने लग रही है चांद पे, और वो एलियन अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ये कहानी समझ लो आप, कहां से जाएगी कहां से आएगी। एलियन अटैक होगा तो पूरी धरती खतरे में आ जाएगी। पूरी धरती खतरे में आएगी तो इससे लड़ने के लिए पूरी धरती को एक होना पड़ेगा। हर देश को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। देश इसीलिए इकट्ठे होने लग रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस के अंडर। तो पूरी दुनिया की एक आर्मी बनना जरूरी है ताकि उस बाहर की आर्मी से टकराई जा सके। जैसे सारे स्टेटों की अपनी पुलिस है लेकिन पूरे देश की एक आर्मी है ना, ऐसे वो कह रहे हैं कि सारे देश अपनी पुलिस तो रखो लेकिन आर्मी पूरी दुनिया की एक कर देते हैं एलियन से बचने के लिए। ऐसे ही पूरी दुनिया की एक सरकार बनेगी। G20 में कल जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर बाहर बड़े बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्या मालूम है आप में से किसी ने देखी है? वो 3-4 लोगों ने देखी है, तो इसलिए बाकियों को बता देता हूं। कल मोदी जी अनऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ हैं। 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट, उसको तब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता जब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होता। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए यूपी अभी दूर है। यूपी का चुनाव 22 में ही हुआ है, अगला चुनाव 27 में होना है। 27 तक लेकर नहीं जाया जा सकता, इसीलिए यूपी को अभी तोड़कर मई में इलेक्शन करने की योजना है। बाकी स्टेटों का चुनाव जो अक्टूबर में होना है हरियाणा के साथ, उनका चुनाव भी अक्टूबर में ही हो जाएगा, मई में ही हो जाएगा। दूसरे स्टेट जिनका थोड़ा और आगे है, उनकी असेंबली को भंग करके भी मई में कर दिया जाएगा। यानी कि पूरे देश का एक सरकार बनने के बाद फिर पूरी दुनिया की एक सरकार बनेगी। उस पूरी दुनिया की एक सरकार का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो पूरी दुनिया का अध्यक्ष है, वो ऑलरेडी लॉबिंग हो चुकी है कि वो मोदी को ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी के देश में 140 करोड़ गधे, वो सोचते हैं गधे रहते हैं, जिनको सिर्फ एक लॉलीपॉप देना है, विश्व गुरु। ये ताड़ी बजाने की बात नहीं, शर्म की बात है कि वो हमको गधे सोचते हैं। शेम, वो लोग हमको ये सोचते हैं कि इन लोगों को विश्व गुरु नाम का शब्द पकड़ा दो, ये झुंझुना लेके बजाते रहेंगे कि पूरी दुनिया का राजा महाराज मोदी बन गया। जबकि मोदी इसी देश के लोगों का दुश्मन है, पिछले 8-9 साल से लगातार साबित करता आ रहा है।
और राहुल गांधी की मां ने इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत की थी। इसलिए किसी का न्यू बैम हो कि ये मोदी विरोधी मंच है तो उसको बता दिया जाए, कांग्रेस बराबर में शामिल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही 12,000 एकड़ जमीन SEZ की रिलायंस को दी थी, धक्के से खरीद खोस करके। और ये बता दिया जाए कि जो यहां हो रहा था वही दिल्ली में हो रहा था। तो अरविंद केजरीवाल किसी का न्यू बैम हो कि देवेंद्र अरविंद के साथ काम कर चुका, तो बता दा कि जिस टाइम पे हमारा खच्चर 500 रुपए ले रहा था खुली हवा में सांस लेने का, सॉरी खट्टर, उस टाइम पे दिल्ली वाला वो राक्षस 2,000 रुपए ले रहा था मास्क के चालान के। उसी टाइम पे उद्धव ठाकरे भी वही कर रहा था जो ममता बनर्जी कर रही थी, जो योगी कर रहा था, जो अशोक गहलोत कर रहा था, जो उधर जयराम ठाकुर कर रहा था। और वही अब जयराम ठाकुर की जगह जो नया आया है वो करने लग रहा है हिमाचल में। नीतीश भी वही भाषा बोलता है, लालू भी वही बोल रहा है। कोई एक नेता पूरे देश के अंदर नहीं है जो इस वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता हो। और आपके बच्चे 24 मई 2024 के बाद 100% गुलाम होने वाले हैं, 100% डिक्लेयर्ड गुलाम। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है, वो उस पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा हुआ है कि जिस दिन पेंडेमिक ट्रीटी इस देश के ऊपर लागू होगी, इस देश पे नहीं, जिस भी देश ने साइन कर रखा है उसमें लागू होगी, उसी दिन उस देश का संविधान और हमारे मौलिक अधिकार नल एंड वॉइड हो जाएंगे। समझ गए? समझा कि नहीं समझे? यानी आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं अगर आप अपने आप को आजाद मान रहे हो तो, क्योंकि आपके लिए सरकारों ने 1800 करोड़ रुपया खर्च करके नए डिटेंशन सेंटर बना लिए हैं। आपको एक बड़ी जेल में डाल दिया जाएगा। मारा जाइयो किल की, कितने लोग हो आप? 1000, 5000, 10,000, 20,000, उनके पास लाख आदमियां तई की कैपेसिटी के जोड़ हैं। हम 2 लाख हो जाएंगे। हाँ, न्यूए तो लिए जिस हाल तक चल रहे हैं, घर बैठे बैठे बतलाया जाऊंगे तो लिए भाई। एक एक आदमी को अगर घर से निकलने की अभी भी अगर देर लगती है तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन नहीं है। दो ही हैं आपके पास ऑप्शन, या तो निकल लो और नहीं तो निकल लो। समझ गए ना? या तो निकल लो या निकल लो, निकलना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब आपको अपने पड़ोस, अपने गांव को इतना मजबूत कर देना है। पेंडेमिक ट्रीटी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आज पेंडेमिक ट्रीटी पे साइन कर देगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? कैंपेन चला सकते हैं, विरोध में डीसी को ज्ञापन दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। लाखों लोग 13 महीने तक वहां पर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन्होंने लागू करना है तब तक लागू ये कर ही देंगे। क्यों जी? समझ गए ना? इसलिए हमारे 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों से कुछ नहीं होना। जब तक 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोग समझे हुए हमारे पास नहीं है, तब तक हम सरकार के साथ टकराने की हमारी कोई औकात नहीं है। और जिस दिन आपके पास 1 लाख लोग समझे हुए हो गए, उस दिन जनता सरकार मोर्चा स्वराज की घोषणा कर देगा। वही होगा जो हम कहेंगे, गारंटी। सरकार किसी की भी हो, फिर सरकार किसी की हो, और उसके लिए डेट तय हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक 5 महीने 6 महीने पहले 19 नवंबर तय हो चुका है। कुरुक्षेत्र की उसी भूमि में जहां कृष्ण ने महाभारत का युद्ध लड़ा था, पानीपत की उसी भूमि में जहां मराठों ने लड़ाई लड़ी थी, उसी जगह के, दोनों जगह के बीच में 19 नवंबर को करनाल में जनता सरकार मोर्चा इकट्ठा होकर के बिगुल बजाने वाला है नस्ल बचाओ रैली के लिए। पहले हम तो न्यू बता दो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 1 लाख लोग कर दोगे इकट्ठे? कर दोगे? हैं?
एक दिन रात 24 घंटे लगना पड़ेगा। कदम नहीं सोचते हो राह नहीं है, नहीं तो कोई और, फिर चौड़ा गढ़ना पड़ो। इतने सारे के सारे कानून रिव्यू नहीं करा लेंदे, इतना उठते नहीं है, उठता फिर नहीं तो राह नहीं है हमारे बड़का ने कितने भी जान का। रुपया नकली हो लिया, घर में कुछ बचा नहीं, जमीन सारी लोन पे जा ली, सब कर्जदार हैं। 24 घंटे डिजिटलाइज किया जा रहा है, सारा रुपया खत्म करा जा रहा है। इससे पहले कि वो आपके सारे नोट खा जाएं, सारे नोट वापस बैंकों में बुला लें, उससे पहले अपने नोटों का हिसाब बैंकों से मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा? इसीलिए अपने अपने परिवार के लोगों के नाम आवेदन लगा दो। जैसे घर में 4 लोग हैं तो 4 नोट से ही आपने तो 2,000 के 6 किलो सोना हो गया। 500 के ला दो, 5 ला दो, 4, ज्यादा से ज्यादा 10 लगाना, 20 लगाना, बस गणे हो जाएगा। कितना सोने का करोगे के बाकी खातर भी छोड़ दियो। 20 नोट 500 के, मतलब 10,000 रुपए लगाना ज्यादा से ज्यादा एक आदमी के नाम। बतेरा हो जाए ना 10,000 रुपए में। नहीं 7.5 किलो सोना बतेरा हुआ 10,000 में। तरीका यह होगा, आप जब ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, अपने जो जेएसएम का ट्रेंड ग्रुप है, कुछ लेवल 2 के साथी हैं, कुछ आज वाले लेवल 1 के साथी हैं। जब आप अपने ग्रुप में आ जाओगे तो आपको एक आवेदन की प्रति हम लोग वहां भेजेंगे। उस आवेदन की प्रति को भरना है। वो जो 2,000 रुपए का नोट है उसकी फोटोकॉपी उसके साथ लगानी है। वो 2,000 का नोट सुरक्षित घर में रख लेना, जो कर दादार अपने पीछे दर कजा कर दे, पॉलिथीन में लपेट के उसमें एक पर्ची लिख दियो पोते पोती खातर कि या लड़ाई लंबी है भाई, कदे खर्च कर दो, या 2,000 के नोट न्यू के न्यू रखने चाहिए, सरकार पता 1.5 किलो सोना लेना इसका, उसमें लिख दियो। क्योंकि सरकार क्या कर रही है, जब हम आवेदन लगाते हैं तो सरकार चुप है, बैंक चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बैंकों को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग तो थोड़े दिनों में सटकने वाले हैं, सब न 2-2 लगवा रखे हैं। सरकार ने भी तो सोच रही है ना कि 2-2 लवा रहे सारे, ये सब 2-4 साल में सटकने वाले हैं, तो जब ये मर जाएंगे, इन अपनी औलाद तो रुपये के पीछे बजा रखी, इन्हें तो किले बेच कर तो विदेश भेज रखी, तो इनकी औलाद तो लड़ने वाली गुंजाइश तो इनकी औलाद में है नहीं। तो वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा, मतलब वो जो रुपया जो आपने आवेदन लगा रखा है वो थोड़े दिनों में नल एंड वॉइड कर देंगे। कोई एक नया कानून आएगा, जैसे 1933 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था अमेरिका का। उसमें क्या किया उन्होंने कैलकुलेट किया कि पूरे देश में कितने टन सोना पड़ा हुआ है। जैसे भारत में हमारे मंदिरों के पास लगभग 23,000 टन सोना पड़ा हुआ है। सरकार पे तो 800 टन है और मंदिरों में 23,000 टन, और लगभग इतना ही सोना हमारे घरों में है सबके पास। तो सरकार ने टेस्टिंग करके देखी। टेस्टिंग क्या करके देखी? अब सिर्फ होलोग्राम वाला सोना रख सकते हो, हॉलमार्क वाला, स्टिकर वाला, रजिस्टर्ड सोना रख सकते हो, केवल इतना रख सकते हो। लेडी इतना रख सके, आदमी इतना रख सके। सरकार ने एक टेस्टिंग करी थी कि इन पर सोने वाला कानून बना के देखा, या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। सरकार कौन होती है भाई हमारे बदले में सोना रखने वाली, हमारे को बताने वाली कि हम कितना रखा? वो कौन होती है? तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर हम सोना ही सोना रखना चाहें तो समाज को व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि गांव में किसी आदमी के ऊपर सरकार अटैक नहीं कर सकती, चाहे कितना इधर रहो अगला, समझे ना? लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, उनको ये मालूम है इनके पास अनाज नहीं बचा, बीज नहीं बचा, सोना नहीं बचा, लोहा नहीं बचा। सारी जितनी भी कार आ रही हैं, जितने आइटम आ रही, फाइबर की आने लग रही, लोहा नहीं है, पिघला के हथियार नहीं बना सकते। कल ना पुलिस वाले आएंगे तो जेड़ी बनाने का भी लोहा को नहीं लोगा मैं। क्यों जी प्रधान जी? पहले हम तो गांव वाले अपना जेड़ी ठा लिया करते, आके दिखा। ईब किसी के घर में, क्योंकि बाल्टी भी प्लास्टिक की है, मग्गा भी प्लास्टिक का है, ऐसा काम हो रहा है उनका, बस चल रहा है तो कसी भी प्लास्टिक की ले लें तो वो लोहे को, मेटल को आपके घर से निकाल रहे हैं वो धीरे धीरे। कितना बड़ा अभियान चलाया था मालूम है? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो गुजरात में सेटल करी थी ना इन्होंने,
वो चाइना से बन के आई थी और चाइना की धातु से बनी थी, लोहे का उसमें कुछ काम नहीं, लेकिन आपके घरों से लोहा निकलवा के अपने दौरे ले गया। कितना चालू मानस है, देख लो। लाया भी नहीं उस मूर्ति में लोहा, लेकिन आपके घर से लोहा निकालना था उसको, क्योंकि उनको मालूम है ये लोहे से हथियार बना सकते हैं। इसीलिए लोहे की 10 साल वाली 15 साल वाली गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं, इसलिए लोहे के बने इंजन और पुराने आइटम को ये जब्त करने लग रहे हैं एनजीटी के आर्टिकल लाके। इन सारी चीजों के खिलाफ बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? पूरी लिस्ट है अपने पे। जब तक यह लिस्ट नहीं सुधारदा इतने आपा नहीं उठते, लेकिन वो तब होगा अगर आप 1 लाख लोग वहां कर दोगे तो। ये जो सोना है, जवाब आया बड़ा बढ़िया, किसका? कंपनी का, फाइनेंशियल कंपनी का, जिसकी जरूरत थी आपने, ओ उसके रमेश के केस में, वो देख लिया, पढ़ लिया मैंने, रमेश आड़ा। समझे बात आप? समझ रहे क्या? बहुत क्लासिकल गेम चल रहा है, बहुत क्लासिकल। आपको नहीं पता है असली खेल है कि आपका पैसा भी ले चुके हैं, अब वो सोशल क्रेडिट स्कोर पे लाएंगे। उससे पहले के डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से लागू कर दें, इससे पहले के अग्निवीर वाले आदमी आके साइलोज के ऊपर बंदूक लेकर खड़े हो जाए पेट्रोल पंपों के ऊपर श्रीलंका की तरह, इससे पहले के देश में गृह युद्ध हो जाए, इससे पहले के देश में वर्ल्ड वार चालू हो जाए, इससे पहले के हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कुछ भी उल जुलूल इमरजेंसी लागू हो जाए, इससे पहले कि वो लोग हमको पूर्ण रूप से गुलाम कर लें, हमको बोलना होगा ही। और इसीलिए यह यात्रा है कि ऐसे लोग जिनके जमीर जिंदा है केवल वो अड़ पाएंगे, जिनको ये मालूम है कि मरना तो है ही, फर्क सिर्फ इतना है कि आप गड़ के मरना चाहो कि लड़ के मरना चाहो। हमने ये तय किया है कि हम लड़कर मरने वाले हैं। आप में से जो हैं और तैयार कर लो कितने और मरने तैयार हैं। मतलब ये मान के चलो कि आप तो निकल लिए तो निकल लिए, देख लांगे। अब ये इससे बात नहीं बनेगी, किसी ने मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मानस इकट्ठे कर दिए तो। देखो सरकार को अगर ये पता लगा कि इन्हें दिहाड़ी पे ला रखे हैं, इन्हें दारू का लालच देकर ला रखे हैं, अलवा खुआन का लालच देकर ला रखे हैं, फ्री की गाड़ी में घुमान का लालच देकर ला रखे हैं, रैली में कर्जा मुक्ति का लालच देकर ला रखे हैं, इन्हें फलानी चीज का लालच, अगर उनको सरकार को पता लगता है, सारी सीआईडी रहती है, उनको मालूम है अगर ये लालची लोग हैं तो एक लठ में ब्याजेंगे, लेकिन अगर ये जमीर वाले लोग हैं तो ये आखिरी सांस तक लड़ने वाले लोग हैं। सरकार को ये मालूम होता है कि किस टाइप की भीड़ है, किस टाइप के लोग हैं। अगर सरकार को ये पता होगा ना कि ये असलियत में जनता सरकार मोर्चा के जागे हुए लोग हैं, तो सरकार को ये भी पता है कि यही सरकार है। समझ गए ना? फिर सरकार को यह भी मालूम है कि जागे हुए लोगों से टकराने की औकात किसी की होती नहीं है, और ये बिकाऊ माल नहीं है। यहां हमको सत्ताएं नहीं चाहिए, हमको सत्ता परिवर्तन नहीं करना है भाई। हमारा टारगेट व्यवस्था परिवर्तन का है तो व्यवस्था परिवर्तन का ही है। जब गुरुजी ने बताने लग रहे थे ना कि 5000 ऑर्गेनिक बालक है हमारे पे, और मैं तो अपने गुरुकुल में उनकी जगह टोन लाग रहा था। मैं तो अपना जिस इंस्टीट्यूट की आप बात करा, हाँ कि ये योद्धा तो आप तैयार करांगे, क्योंकि कोई है ही नहीं उन बालकों ने संभाला नहीं। मैं तो अपनी व्यवस्था परिवर्तन में मैं तो अपने उस स्कूल का ही इमेज बनाने लग रहा था कि मारे इन बड़का का, इन जो जनता सरकार मोर्चा वाले साथी हैं और जो इनके बड़का का तो पहले में इंतजाम करके खाली करके फिर व्यवस्था परिवर्तन पर लिख डालेंगे। भाई आपके परिवार की जिम्मेदारी अगर संस्था की हो जाए जनता सरकार मोर्चा, फिर क्या टेंशन है आपने? फिर तो संभाल लोगे व्यवस्था ने, फिर तो कोई रोला नहीं। भाई बड़का ने पढ़ावांगे, हम खुआवांगे, हम बात खत्म, आप लगे रहो दिन रात 24 घंटे, फिर हम मानने को ऐसा मिल जाए हमारा तो मौज हो जाए। इसलिए लंबी लड़ाई की तैयारी है। 19 नवंबर फिलहाल पहली तारीख है। सीधी सी बात है भाई, अगर जो आपने 1 लाख लोग इकट्ठे कर दिए तो आप मरोड़ में बोलांगे, और जब मानस रह गए थोड़े तो मारे मरोड़ लगेगी, फिर मारी मरोड़ी लाके अपना घर आ जाएगा। एक दिन किलकी मारे, भाई न्यू देख लिया गोड़ा बैठना, किलकी मारना इस बात पर निर्भर करेगा किसे मानस आओगे।
इसलिए मैं तो आपको बता रहा हूं, अपने मोर्चे के जितने अग्रणी साथी हैं इनकी मीटिंग्स कराओ अपने अपने गामा में। 20 लोग बैठो, 40 बैठो, 50 बैठो, 100 बैठो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5 मानस आप बुला लो, हमारा मानस आ जाएगा बात करने के लिए। अगर आप लोगों को यह लगता है कि कई लोग इसे हैं, उन्होंने कहा ना जी आपकी ये मीटिंग करानी है, तो एक काम कर लो, अपने आसपास के 5-7 गामा में एक बार अपने किसी दूसरे साथी की मीटिंग करा लो। उन सारा ने कह के फिर 5-7-10 गामा की एक मीटिंग मैं आ जाऊंगा। समझ गए ना? टाइम थोड़ा है, समय मतलब थोड़ा है, काम ज्यादा है। मानस गणे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज्यादा मानसा तक पहुंचने खातर ज्यादा लोगों ने काम करना पड़ेगा। ज्यादा लोगों ने काम करने खातर अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, 24 तक 48 करने पड़ेंगे। 24 के 48 सिर्फ एक ही तरीका है कि मानस 2 हो जाओ, कि 24 उड़ान तू लान लग रहा, 24 में लान लग रहा, 48 हो गए। कि एक आदमी अपनी कॉपी चालू कर दो बनानी कि तू अड़लाग मैं अड़लागू, तू अड़लाग मैं अड़लागू, नु करके चालू हो जाओ। मतलब सुने सुनन दो, ना सुने ना सुनन दो, लागे रहो। क्योंकि मुझे एक बात का पता है, आज जनता सरकार मोर्चा घर घर में जाना जाता है। नहीं जाना जाता के कोई गांव ऐसा नहीं है जड़ा जनता सरकार मोर्चा ना लोग ना जानते हो। और सब ने बेराक जब करेंगे तो यही करेंगे कुछ न कुछ। सब ने इस व्रत का भरोसा है। सब ने बस न्यू फड़क सी हो रही, कदे ना करें, कदे ये भी पहले वाले वर्ग के लिकड़ा हुए, कदे ये भी न्यू कर जाए, कदे ये भी न्यू कर रहे हो, प्रोपेगेंडा चला, पता नहीं ढेर सारी बातें हैं। बस लेकिन मैं एक बात कहूं, अपने पास कितना है आवेदन तो आप कदे भी लाश का भाई जड़ा है। मान लो किसी का ताला लाग रहा है, किसी के घर में जड़ा 6 महीने हो गए ताला लाग गए ना, उड़ा 2 महीने और लाग रहा है, क्या फर्क पड़ा है भाई? जिदन 19 तारीख ना उड़ा 1 लाख लोग हो गए तो ऐलान ही नहीं कर देंगे, तोड़ दो सारे ताले बैंक वाले, टक गए। अगले दिन एक ऐलान करना अपने तो कि अपने अपने नोट लेना आ जाओ बैंक में, करेंसी छोड़ो, सोना छोड़ो। अगर आप लोग जितने पैसे जमा हैं वो रुपए भी लेने चले गए ना बैंक में, रुपये भी कौन इधर है, क्योंकि देश के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए की अगर करेंसी है तो अपने देश में कर्जा 156 लाख करोड़ का है। 122 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को तो नीलाम होना ही होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यदि उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा तो मालिक कौन होगा? बैंक। और बैंक अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और अडानी खरीद लेगा तो मालिक कौन होगा? अडानी। और अडानी शेयर मार्केट में सारा पैसा लगाता है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क से, और वॉल स्ट्रीट कंट्रोल होती है लंदन से, और लंदन कंट्रोल होता है इजराइल से। ओडी आ गया ना इंडो इजराइल प्रोजेक्ट पे, इजराइल। इसका मतलब वो जो अंग्रेज इजराइलियों के इशारे पर 1947 से पहले 1600 में जब आए थे इस देश में, अब अंग्रेज नहीं आ रहे हैं गुलाम करने के लिए। अब अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था बना दी है। तब उनको सारा सामान लाने के लिए जहाजों की जरूरत पड़ती थी, सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, आदमियों की जरूरत पड़ती थी। अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आप ही की बहन जो आशा वर्कर है वो आपके बच्चे की हेल्थ के पीछे पड़ी हुई है, आप ही की दादी चाची पड़ोसन वो आंगनबाड़ी वर्कर बन करके वो उनके पूरे एजेंडे को चला रही है, और आप ही को हाथ में कटोरा पकड़ा रखा है। आप ही का मास्टर जी जो आप ही का बेटा है, आप ही का भाई है, वो आपके बच्चे के दिमाग को इतना कचरा भर रहा है, रट्टे मार रट्टे मार रट्टे मार। आप ही का भाई जो पुलिस में है, 1860 की आईपीसी और 1861 के पुलिस कानून के हिसाब से काम कर रहा है, जिसका काम था आंदोलनकारियों को दमन करना। 1857 में क्रांति हुई थी, 1861 में पुलिस बनी थी। बस सोच लो पुलिस का काम क्या है। तो पुलिस वाले का काम केवल अफसरों की और उनकी नेताओं की हुक्म बजाना है, उनका काम न्याय के ऊपर काम करना नहीं है। आप ही का भाई जो न्यायालय में बैठा है, उसके पास करोड़ों केस लंबित हैं, वो आपके लिए न्याय नहीं कर सकता। आपके पास पानी की भी कमी है, अनाज की भी कमी है। आप ही का भाई पड़ोस में पेस्टिसाइड की दुकान खोल के आपके बच्चों को जहर खिला रहा है। आप ही का भाई दुकान के अंदर पैक्ड फूड खिला के आपके बच्चों को नपुंसक बना रहा है। आप ही का पड़ोसी आपका सत्यानाश कर रहा है, और वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आपका सत्यानाश करते वक्त उसका बच्चे का भी सत्यानाश होने लग रहा है।
उसको ये नहीं पता कि वो जो बेच रहा है वो उसका भी नाश करने लग रहा है। अज्ञानता के कारण सारा का सारा क्लेश है और एक ही समाधान है, ज्ञान। और ज्ञान देने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। जितना बचा है हम दिन रात लगे हुए हैं। उम्मीद ये है कि आप भी दिन रात लगेंगे। यही कारण था कि ये लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। लोग अपने कर्जे से परेशान हैं, हम जानते हैं। हम उस कर्जे की उस यात्रा में आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने लोगों को कर्ज मुक्त कर सकते हैं हम? हमारे पास आवेदन बनाने वालों की भी कमी है। जिसको आवेदन बनाना सिखाते हैं वो अपनी न्यारी दुकान खोल कर बैठ जाए, यार क्या करा। उन्होंने कहा मैं भी गा के लाऊं तो मना क्या परसेंट मिलेगा। अरे यार, इस काम के लिए नहीं शुरू किया था, ये परसेंटेज के लिए नहीं किया था शुरू। ये इसका मकसद जो है उसको वही रहने दिया जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। फिर हम लोगों में और उन चोरों में क्या फर्क रह जाएगा अगर हम भी प्रतिशत के लिए काम करेंगे तो। जितनी समाज के लिए जरूरत है उतना समाज कमी नहीं पड़ने देगा, इतना भरोसा हमको है। लेकिन शुरू तो करो यार, थोड़ी तकलीफ सहन करके निकलो तो घर से बाहर। सारे रास्ते खुलेंगे, अपने सबके खुलेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जब बैंकों ने रिप्लाई देना शुरू किया है तो जो सुनील भाई बोल रहे थे, एक साथी है उसका जवाब आया है, उस बैंक की तरफ से कुछ जवाब आया है, वो डिनाई कर रहे हैं कि हम बैंक नहीं है। पहला उसका जवाब, उसका डिनाइल ये है हम तो बैंक ही नहीं है, हम तो फाइनेंस कंपनी है। तो इसलिए जो आपने कहा है कि बैंक ऐसा काम कर रहे हैं, हम पहली लाइन को डिनाई करते हैं। फिर दूसरी लाइन में वो बोलता है तुमने कहा कि हम ये लोन, ये घर जब्त करने के लिए, प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए लोन देने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, हम डिनाई करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए किया। उन्होंने हर लाइन को डिनाइल में डाल दिया, ऐसे किया ना उसने। लेकिन एक काम की बात करी, बाद में कहता है कि हम जब आपकी प्रॉपर्टी कुड़क करेंगे तो कानून के अनुसार समझे बात? वो सारे कानूनों को मानने से ना कर रहा है। उसमें दो लाइनें बड़े काम किया है। उसमें एक लाइन लिखी है कि हम आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से स्थापित कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, हम बैंक नहीं है। और दूसरी बात वो कंपनी कह रही है कि जब कुड़की होगी थारे मकान की, फिर कानून के हिसाब से होगी। और कानून के हिसाब से नहीं होगी, नियम के हिसाब से होगी। देखो कितना फर्क है। इन्होंने नियम बनाए बैंकों ने, और उस नियम का जो जिम्मेदारी दी वो दी डीआरटी को, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। ये ट्रिब्यूनल बनाए ही इसलिए थे कि बैंकों को कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में तो आईपीसी देखी जाएगी, संविधान देखा जाएगा, और संविधान में तो बैंक फंसेगा तो कानून फंसेगा। तो जिस भाई का कोर्ट में केस चल रहा है, नु समझो वो तो हमारा सब तबड़ा हथियार है, क्योंकि हम चाहते हैं कोर्ट में जाना, लेकिन कोर्ट लिंदा ही नहीं मारा केस। तो जिनका कोर्ट में चल रहा है उनका तो हमें लड़ांगे, टेंशन खत्म उनकी। तो जो बाकियों का है उन्हें भी कोर्ट में लेके जावांगे, चाहे तो किसी मैनेजर का धड़ाक मार के ले जाना पड़ो, घर का ताला तोड़ के जाना पड़ो। जो घर का ताला तोड़ लिया, ताला तोड़ के कहो मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा, मैंने करो एफआईआर की, मैंने ताला तोड़ा। और क्योंकि एफआईआर का मतलब कोर्ट में जाना, कोर्ट में फिर चले गए तो फिर भाई, जब भगत सिंह ने तो नहीं कहा था ना, बम गिरांगे, बम आदमी नहीं मारते, बम गिरांगे, बम गिरने तक कोर्ट में जावांगे, कोर्ट में जावांगे तो सच्चाई लिखने का आवेगी, सच्चाई लिखने की तो अखबार में छपेगी, छपेगी तो लोगों ने बेरा लागेगा। हम भी तो नहीं बचावा, कोई पंगे तो लो। हम पंगे लेने के लिए फिर रहे हैं, इसलिए वो उसका कह रहा है। फिर एफआईआर कराई के क्या? हाँ, अगले ही नाटके। चलो जब अगला ही नहीं लड़ने को तैयार तो भाई क्या है, कोई सामान ले गया था फतेहाबाद से, तो अपनी टीम, वो इतनी देर लगी बस। अब वो इतनी गुंडागर्दी पे आए हुए हैं कि मतलब अचानक से बिना कोई नोटिस दिए घर में आ जाएगा, फटफट फटफट ताला लाओगे, उन्होंने बेरा जनता सरकार मोर्चा आ गया तो बच जाएंगे। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा ने के कर लिया। बैंक वाले जो कुड़की का नाम लेकर पोजेशन लेने आए थे वह भी बजा के देख लिए, बैंक वालों ने लगाया हुआ ताला भी तोड़ के दिखा दिया। और पलवल वाले साथी बैठे हैं के एक आधा ना, रहने कोई बात नहीं। पलवल वाले साथियों ने तो आपने देखा ही होगा, सामान जो बैंक वाले लाद रहे थे घरों में से उसको भी वापस घर में दरवा कर ताला भी खुलवाया, वो मालिक भी वापस बिठाए। मतलब आप ये सोचो
अपन सारा प्रैक्टिकल कर चुके हैं, अपन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, किस किस के लिए लड़ेंगे। एक आधे का फोन आओगा, जो करीब विजेंद्र भाई वाली वीडियो में है ना, मैंने इसके मैसेज का जिक्र कर दिया, भाई जुगर भाई मारा तो मरण वाला हाल हो रहा है, हम तो सुसाइड करने वाली पोजीशन पे हैं, इसी बात का जिक्र कर दिया। उस दिन तो अगले एक हफ्ता तो बस न्यू आया, बोला हम भी सुसाइड करने वाले हैं, हम भी सुसाइड। किस ने बचाओ, मैंने तो न्यू लिखना पड़ा, मैं भाई मैं किस ने रोकूंगा यार सुसाइड करना है यार। न्यू इमोशनली थोड़ी मारोगे यार किसी आदमी ने। अगर कोई आदमी इतना इमोशनल है तो तुम उसको इतना ऐसा थोड़ी बना दोगे कि उसके यू सुसाइड वर्ड इतना नॉर्मल हो जाए, कोई हो न्यू कहने लग जाए। न्यू तो क्यों कहा कर ले, उन्हें न्यू कहा कर, मैं तो क्या कर सकूं भाई तेरा, बाकी तू आड़ा आ जा, तेरे परिवार ना हम खुआ सका, इतना कर सका यार। भाई देखो अपने पास जो कमी है वह एक ही चीज की है, देखो समझ अपने पास है, अपने पास कागज अपने पास है, हिम्मत अपने पास है, जज्बा अपने पास है, जमीर अपने पास है, लड़ाई लड़ने के जितने हथियार चाहिए वह सारे हैं, बस एक चीज की कसर रह रही वो है मानस। मानस नहीं है मार दो रे भाई, सिर्फ मानसा ही कमी है। और आप किलकी मारांगे तो मानस भी आ जाएंगे, लेकिन रोड़ा यू एक भीड़ नहीं चाहिए, इसीलिए आपको बिठा के 3 दिन तक इसीलिए आपको पकाया जाता है यहां कि न्यू समझ लो यार, लड़ाई सिर्फ लोन वाली नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है यार। जो लड़ाई चालू करी है जनता सरकार मोर्चा ने, या खाली किसान को बचाने की लड़ाई नहीं, पूरी नस्ल बचाने की लड़ाई है। फसल उनने बचा ली, नस्ल ही वापा बचा लेंगे भाई। किसान आंदोलन में फसल बचाओ था ना, फसल बचाओ नस्ल बचाओ, तो एक चैप्टर पूरा हो लिया, दूसरा चैप्टर रिव्यू कर लेंगे। तो या भारत की भी नहीं है, समझ के बात आप, कुछ बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? एक के काम है बसिब के 19 नवंबर की तैयारी करनी है, और कोई राह नहीं है। और गांव में निकल लो, चाहे कोई सुनो चाहे कोई ना सुनो, तरीका मैं बता देता हूं निकलने का साथियों को, जिन्हें भी निकलना है उन्हें न्यू कह दो, देख भाई सब ने तो बचा ऐसे भी नहीं सकते, अपन सबको तो नहीं बचा सकते ना आप। हाँ अपने परिवार के लिए तो लड़ने के लिए थोड़ा टाइम काट के भी जा सका, लेकिन सबके लिए तो नहीं जा सकते। तो अपन एक काम कर सकते हैं भाई, तुम 19 नवंबर की लड़ाई तैयार कर लो, जिसके ताले लाग रहे हैं वह तो निश्चिंत हो जाओ, थारे तो खुल जाएंगे 100%। जो नए लाने की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी गारंटी है, जब अपन लग गए नहीं छोड़ दें तो फिर नए लागेंगे, तो उसकी भी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, नहीं समझे? तो न कोई या छोड़ दे तू, या तो छोड़ दे तुम्हारे ऊपर, इसका तो ऐलान कर देंगे वहां से, फिर तो घर घर जाकर तोड़ लेंगे, कोई चक्कर को नहीं। ईब तो ने काम कर लो, लिकड़ लो आजो, और तो लो कितने हैं, क्योंकि यह लड़ाई लोन आड़ी तो आगे ले जाओ बसिब। तो काम क्या करो, जिस गांव में भी आपका कोई जानकार साथी है जिसका थोड़ा जमीर जिंदा है, जो कहानी को समझता है, अगर आपका गांव आपकी बात को नहीं समझ रहा तो आप उसके गांव में जाके वक्तव्य दियाओ, उसने कह दो तू मेरे गांव में आकर समझा जा यार, 2-3 ट्रेनिंग अटेंड कर ली, कुछ न कुछ तो बोलना आवा ही आपन है, कुछ ही बोल दियो, कुछ भी समझा दियो इस 3 दिन की ट्रेनिंग में, तो ठाक है, कुछ सारा का सारा काम का है। क्यों जी? सारे तबकों से बात करना सिखा दिया, सारी बातों का मतलब समझा दिया, सब कुछ बता दिया, तो किसी को कुछ भी बताओगे, वो जो गांव का आदमी है उसने तो इनमें आधे भी बात को नहीं बेरा, चौथाई भी नहीं बेरा, 10वां हिस्सा भी नहीं पता उसने तो उसको तो आप आधा घंटा भी समझाओगे ना, वो आधा घंटा भी ज्यादा है उस खातर, तो वो भी नहीं हुआ यार इतनी बड़ी लड़ाई है यार, दोनों को अगर तू आई है तो तने 3 दिन में पता लगेगा कितनी बड़ी है। तो उसको आप समझाओ। और मुझे इतना पता है, मैं आपको क्लियर बताता हूं, अपने पिछले 20-22 साल के सामाजिक जीवन का अनुभव मैं आपको दूं, गांव के आदमी को जब आप जाके समझाओगे ना, उसने न्यू तो बेशक समझ में ना हो कि रोथशाइल्ड रॉकफेलर क्या षड्यंत्र कर रहे, पर न्यू जरूर बेरा बताओ ये छोरे ठीक लड़ाई लड़ रहे भाई। क्यों जी? गांव का आदमी ने बात तो ठीक कह रहा, तो बट ठीक कह रहा तो फिर तो एक बार 19 ना आ जा भी। हाँ 19 नवंबर में जाडे का मौसम होगा, सरकार आपन है बीच में रस्ते में भी रोक सके,
सरकार अपनी परमिशन मिली मिलाई भी कैंसिल कर सके, सरकार अपनी उस बात ने भी तोड़ सके। तो रणनीति अपन एक अंदर की बनानी पड़ेगी जो पब्लिक में नहीं बोल सकते। रणनीति अपन है पब्लिक की भी बनानी पड़ेगी, पब्लिक तक मैसेज देना है। रणनीति अपने को इस तरह की बनानी पड़ेगी कि जो आदमी 19 तारीख को यहां नहीं आ सकता, वो आदमी वहां तमिलनाडु में बैठा भी अपना समर्थन कर सके। इसीलिए 19 तारीख के लिए काले कपड़े सिमा लियो, जिस पर ना हो, जो जहां है काले लत्ते पार लो बस। जो कर्जे तय परेशान है, जो टोल तय परेशान है, जो बड़का की शिक्षा तय परेशान है, जो खेती तय परेशान है, जो केमिकल तय परेशान है, जो व्यवस्था तय परेशान है, जो राज तय परेशान है, जो पार्टियां तय परेशान है, जो तंत्र तय परेशान है, काले लत्ते पारेगा उस दिन 19 तारीख ने। यार ना आए बिना भी ओडी बैठा बैठा समर्थन दे दे, काले लत्ते पार के दफ्तर चला जा, काली टी शर्ट काला पैंट काले लत्ते की प्रमोशन हो जाएगी। वो ब्लैक विरोध का प्रदर्शन है, वो है ना, निशान है। रोक किस किस ने रोकेगा? रोको किस किस को रोकोगे? जब सारे काले दिखेंगे, है नहीं, जितने काले सारे मेरे बाप के साले। मैंने क्या कर दे, मेरा नाम काला है। मैं ये कह रहा हूं, ये ठीक आइडिया हो सके ना, ये आइडिया ये प्रैक्टिकल है। आप मैक्सिमम लोगों को बोल सकते हो कि भाई नो काम करूं, दिन का तैयारी कर ले आज जे, काले पारो काले काले पार नाला ने कड़ रोकेंगे। मैं भाई सड़क पर रोक लिया पुलिस वाला ने, काले पार रे रोक लिए तो ओडी की ओडी सभा हो जाएगी, सब ने पता है हमारे वाले हैं। ठीक वही के वही पुलिस वाला का समझ में नहीं आने का कि किंग है तो कितने मानस आने लग रहे हैं। असलियत में बहुत बड़ा सैलाब आने की तैयारी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये हिस्ट्री बन रही होगी तो आप कहां होंगे, आप कहां जाओगे, समझ गए? तो मैंने न्यू बताओ, कर्ज मुक्ति वाले पॉइंट पे क्लैरिटी होगी ना? आप ये समझ लो कि 19 नवंबर को अगर आपने मोर्चे को इतना मजबूत कर दिया तो व्यवस्था परिवर्तन उसी दिन चालू हो जाएगा। कर्जे कुर्जे तो छोड़ दो, बल्कि बैंक का पैसा अपना सारा सोना भी लेवांगे, जो हमारे रुपया के बदले में। रुपए का नाम ई रुपया होने से पहले पहले यो काम करना पड़ेगा, और इसके लिए अपने पास दिसंबर के बाद का समय नहीं है। तो सरकार जो जड़ साइन करना चाहती हो कर ले। हम ऐलान करते हैं 19 के बाद अगर हम चाहेंगे या हम नहीं चाहेंगे तो सारे साइन उल्टे करने पड़ेंगे। जो कर किसानों के तीनों कानून करे थे, वैसे ही सारे कानून वापस करवा के ही घर आवांगे। फिर तो नहीं समझ लो। हो सके कति पॉसिबल है, प्रैक्टिकल बात है। थोड़े टाइम खातर खड़े हुए थे, टाइम घना हो गया। आपका भोजन भी तैयार है, मीटिंग भी होनी है इसके बाद स्टेट वाले साथियों की। काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ क्लियर भी हो गए। अगली बात को कंटिन्यू करने के लिए कि क्या करना है, कैसे